हेलो एवरीवन, वेलकम टू विशवाइज क्लासेस। इस वीडियो में हम लोग एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन पढ़ेंगे। नाबार्ड प्री के लिए, नाबार्ड मेंस के लिए और आने वाले नाबार्ड डीए एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। डायरेक्ट क्वेश्चंस इससे प्री में भी आते हैं, मेंस में भी आते हैं, डिस्क्रिप्टिव भी यहाँ से बनता है। 20 क्वेश्चंस करेंगे, फॉर्मेट वही रहेगा। क्वेश्चंस करेंगे, उस क्वेश्चन से रिलेटेड कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। In which of the following soil types is the organic matter content typically the highest owing to slow decomposition and high clay activity? सबसे पहली चीज इसके अंदर क्या बोल रहा है, जो भी ये सॉइल टाइप है जिसकी हम बात कर रहे हैं, इसमें स्लो डिकम्पोजिशन है, हाई क्ले एक्टिविटी है। एग्जाम में ये मैच करने के फॉर्म में भी क्वेश्चन आ सकता है, सॉइल की कैरेक्टरिस्टिक बताने के लिए भी क्वेश्चन आ सकता है। हमारे ऑप्शंस क्या हैं? रेड सॉइल, ब्लैक कॉटन सॉइल, एलुवियल सॉइल, लेटराइट सॉइल और डेजर्ट सॉइल। कंडीशन क्या थी? डिकम्पोजिशन स्लो है, क्ले एक्टिविटी ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि इसमें ऑर्गेनिक मैटर इस तरह से होता है। आंसर इज ब्लैक कॉटन सॉइल। ब्लैक कॉटन सॉइल को हम लोग रेगुर भी बोलते हैं, रेगुर सॉइल भी बोलते हैं। कहाँ पर होती है ये? एमपी गुजरात की तरफ ज़्यादा होती है ये। ठीक है, फीचर क्या होता है कि मॉइस्चर को रिटेन करती है, मॉइस्चर को रिटेन करेगी, डिकम्पोजेज ऑर्गेनिक रेजिड्यू स्लोली, रिजल्टिंग इन हाई ह्यूमस लेवल। ठीक है, तो ब्लैक सॉइल की मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हो गई? पहला इसका नाम कि रेगुर सॉइल है, नाम इसका ब्लैक कॉटन सॉइल भी होता है, जैसे ब्लैक कॉटन सॉइल, तो इससे हमें ये पता चलता है कि कॉटन इसके अंदर होता है। तो कॉटन के लिए कौन सी सॉइल हो गई? ब्लैक सॉइल हो गई। फीचर क्या है? मॉइस्चर को रिटेन करती है, मॉइस्चर को रिटेन करेगी, ऑर्गेनिक रेजिड्यूज को धीरे धीरे डिकम्पोज करेगी, जिससे इसमें क्या होता है? हमस का लेवल ज़्यादा होता है। ठीक है, और इनके अंदर क्ले ये एक्टिविटी जो होती है, ओके, वो भी स्टेबलाइज करती है ऑर्गेनिक मैटर को। सबसे इंपॉर्टेंट चीज इसका नाम और इसके एरिया है। ग्राउंड नट भी होता है ब्लैक कॉटन सॉइल में, और भी कुछ क्रॉप्स होते हैं जो अलग अलग तरह से आपने भी पढ़े होंगे, हम भी आगे आने वाले वीडियोस में देखेंगे। रेड सॉइल की बात करें, अगर एक्सप्लेनेशन वाले पार्ट पर चलते हैं, रेड सॉइल की बात करें तो दे फॉर्म फ्रॉम द ग्रेनाइट एंड gneiss एंड गेट देयर रेडिश कलर फ्रॉम आयरन ऑक्साइड। तो रेड सॉइल का कलर होता है Fe2O3 की वजह से। क्वेश्चन में एग्जाम्स में बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि Fe2O3 होता है या फिर Fe3O4 होता है। रेड सॉइल का कलर होता है Fe2O3 की वजह से। फीचर क्या है? नाइट्रोजन कम होता है, फॉस्फोरस ऑर्गेनिक मैटर कम होता है। तो फर्टिलाइजर कौन से चाहिए होंगे? इन्हें गुड प्रोडक्टिविटी के लिए फर्टिलाइजर्स चाहिए होंगे। तो रेड सॉइल में नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, ऑर्गेनिक मैटर कम होता है, फर्टिलाइजर चाहिए होते हैं गुड प्रोडक्टिविटी के लिए। रेड कलर आता है Fe2O3 की वजह से, एंड दे आर फॉर्म्ड फ्रॉम ग्रेनाइट एंड gneiss। ओके, अगली सॉइल देखते हैं, ब्लैक कॉटन सॉइल या रेगुलर सॉइल जिसकी हम लोग बात कर रहे थे। ठीक है, इनके अंदर मोंटमोरिलोनाइट क्ले होती है, हाई श्रिंक सॉइल कैपेसिटी होती है। श्रिंक सॉइल एज इन ये वाटर एब्जॉर्ब करके फूल जाती हैं, तो वही इनका प्राइमरी एक इंपॉर्टेंट फीचर है। और जब ये सूखी होती है तो इनके अंदर डीप क्रैक्स बन जाते हैं। तो ब्लैक सॉइल पानी को एब्जॉर्ब करती है, वाटर एब्जॉर्प्शन ज़्यादा है, वाटर रिटेंशन ज़्यादा है, डीप क्रैक्स हो जाते हैं जब ये ड्राई हो जाती है। इनमें कैल्शियम ज़्यादा होता है, मैग्नीशियम और पोटेश ज़्यादा होता है। क्यों? क्योंकि इनमें हमस भी ज़्यादा होता है, विद हाई मॉइस्चर रिटेंशन बट पुअर ड्रेनेज। क्योंकि पानी तो मिट्टी ने ही सोख लिया है ना, मिट्टी ने एब्जॉर्ब कर लिया पानी, तो ड्रेनेज इनका बहुत पुअर होता है। एलुवियल सॉइल, एलुवियल सॉइल इंडिया का सबसे बड़ा जो नॉर्दर्न इंडिया का पार्ट है एलुवियल सॉइल के थ्रू कवर्ड है। एलुवियल सॉइल सबसे ज़्यादा फर्टाइल होती है, वेल टेक्सचर्ड सॉइल डिपॉजिट्स होते हैं, रिवर्स इन प्लेन्स एंड डेल्टास। क्यों? क्योंकि जो रिवर्स आपकी पहाड़ों से आ रही हैं एलुवियल सॉइल को ले लेकर साथ साथ, तो वो इसमें न्यूट्रिशन भी लेकर आती हैं। एक तो रिवर आपकी पहाड़ों से आती है, तो एयर से तो वो एब्जॉर्प्शन करती हैं गैसेस का, साथ में जो पहाड़ों का वो होता है, क्या बोलेंगे, जो मैन्योर्स होते हैं, जो नेचुरल वेजिटेशन होता है पहाड़ों का, उससे भी रिवर के पानी के अंदर न्यूट्रिशन आता जाता है। तो जैसे जैसे नदी बहती हुई आती है, वो डिपॉजिट्स करती जाएगी, डेल्टास तक पहुंचाएगी, वही सारा न्यूट्रिशन, वेजिटेशन वाला पार्ट न्यूट्रिशन का मिट्टी में मिलता मिलता पहुंचता है पूरे में। दे आर रिच इन पोटैश एंड ह्यूमस, सपोर्ट डाइवर्स क्रॉप्स एंड अकर इन बोथ न्यू एंड ओल्ड फॉर्म्स। तो इसमें क्या होता है कि जो एलुवियल सॉइल होती है इसकी दो फॉर्म्स होती है, न्यू को हम लोग खादर कहते हैं और ओल्ड को हम लोग भंगर कहते हैं। दो फॉर्म्स होती है एलुवियल सॉइल की, न्यू इज नोन एज खदर एलुवियल एंड ओल्ड इज नोन एज भंगर एलुवियल। लेटराइट सॉइल होती है, लेटराइट सॉइल के अंदर क्या होता है?
इंटेंस लीचिंग होती है हॉट ह्यूमिड क्लाइमेट्स में, लिविंग बिहाइंड आयरन एंड एल्यूमिनियम ऑक्साइड्स। ठीक है, लेटरेटिक सॉइल या लेटराइट सॉइल जो होती है, दे आर फॉर्म्ड अंडर इंटेंस लीचिंग इन हॉट ह्यूमिड क्लाइमेट, इट लिविंग बिहाइंड आयरन एंड एल्यूमिनियम ऑक्साइड्स। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि इनमें से कौन से टाइप की सॉइल में आयरन ऑक्साइड्स होते हैं, तो लेटराइट में भी है, रेड सॉइल में भी है। बट अगर उसमें क्वेश्चन में ये कर दिया कि किसके अंदर आयरन और एल्यूमिनियम ऑक्साइड होते हैं, तो आंसर विल बी लेटराइट सॉइल। ठीक है, दूसरा, दे आर न्यूट्रिएंट पुअर, एसिडिक एंड रिक्वायर लाइम एंड फर्टिलाइजर फॉर एग्रीकल्चर यूज। तो लेटराइट सॉइल में हमें क्या मिलाना होता है, लाइम और फर्टिलाइजर। तो लाइम याद रखिएगा कि इसकी क्या फीचर है लाइम के लिए, क्योंकि इसमें आयरन और एल्यूमिनियम के ऑक्साइड्स होते हैं, इसलिए हम लोग इसमें लाइम मिलाएंगे। न्यूट्रिएंट पुअर होते हैं, एसिडिक होते हैं, इसलिए फर्टिलाइजर्स भी मिलाएंगे। तो ये वो पॉइंट्स है जिनसे आप, अगर आपको क्वेश्चन में कंडीशंस दे दी गई और पूछा जाएगा कि कौन सा सॉइल वो है, तो वो आप आइडेंटिफाई कर पाएंगे। डेजर्ट सॉइल्स की हम बात करें तो हमारी रेगिस्तानी मिट्टी जो होती है सैंडी होती है, क्योंकि रेत का कंटेंट ज़्यादा होता है। कोर्स टेक्सचर्ड सॉइल होती है, लो ऑर्गेनिक मैटर होता है, पुअर वाटर होल्डिंग कैपेसिटी होती है। रेत तो पानी को नहीं एब्जॉर्ब कर पाती है ना, पानी तो बह जाता है, तो पुअर वाटर होल्डिंग कैपेसिटी होती है। ये एल्कलाइन होंगी, सेलाइन होंगी पैचेस में, एंड इट रेस्पॉन्ड वेल टू इरिगेशन एंड नाइट्रोजन एप्लीकेशन। तो ये थी हमारी डेजर्ट सॉइल। ये हमारी 5 मेजर टाइप की सॉइल्स हैं इंडिया की। इसके अलावा माउंटेन सॉइल, पीटी, मार्शी सॉइल, वो सब सेपरेट है। इस क्वेश्चन के ऑप्शंस के हिसाब से 5 मेजर सॉइल्स थी जिनकी हमने फीचर्स और कैरेक्टरिस्टिक्स जानने की कोशिश की है। अगला चलते हैं। एप्लीकेशन ऑफ विच अमेंडमेंट इज मोस्ट अप्रोप्रिएट फॉर रेजिंग पीएच ऑफ स्ट्रांगली एसिडिक सॉइल। तो हम लोग क्या डालते हैं जब हमारे पास कोई स्ट्रांगली एसिडिक सॉइल होता है, उसका पीएच अगर 6 से भी कम है, तो उसका पीएच लेवल बढ़ाने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, जिप्सम, लाइम, एलिमेंटल सल्फर, पोटेशियम क्लोराइड या फिर रॉक फॉस्फेट। आंसर विल बी लाइम। जब एसिडिक सॉइल होता है, पीछे हमने पढ़ा था ना लेटराइट सॉइल एसिडिक होती है, उसको हमने किस चीज से जोड़ा था, लाइम से जोड़ा था। लाइम मटेरियल सच एज CaCO3 न्यूट्रलाइजेज सॉइल एसिडिटी एंड एनहेंस न्यूट्रिएंट अवेलेबिलिटी। दे ऑल्सो इंप्रूव माइक्रोबियल एक्टिविटी एंड सॉइल स्ट्रक्चर। तो जैसे कैल्शियम कार्बोनेट होता है, ये हम लोग सॉइल की एसिडिटी को न्यूट्रलाइज करने के लिए डालते हैं। एग्जाम्पल इसका क्या है, एग्जाम्पल है इसका लेटराइट सॉइल में, जिसमें आयरन और एल्युमिनियम के ऑक्साइड्स होते हैं, एसिडिक होता है, पुअर न्यूट्रिशन होता है। जिप्सम हम लोग कब डालेंगे, जिप्सम इज अप्लाइड टू रिक्लेम सोडिक सॉइल्स। सोडिक सॉइल में जिप्सम डाला जाता है जहां पर क्या होगा, एक्सचेंजेबल सोडियम परसेंटेज हाई होता है, ESP। ESP की फुल फॉर्म याद रखिएगा, एग्जाम में पूछी जा सकती है। EXE इज एक्सचेंजेबल सोडियम परसेंटेज। तो जहां पर सोडिक सॉइल्स के अंदर ESP ज्यादा होता है, वहां पे हम लोग जिप्सम डालते हैं और सॉइल स्ट्रक्चर उससे डिस्पर्स हो जाता है। जिप्सम से क्या होगा, Ca2+ आयन जाएगा जो कि Na को, मतलब जिप्सम के थ्रू कैल्शियम जाएगा जो कि सोडियम को रिप्लेस करेगा ऑन सॉइल कोलाइड्स, इंप्रूविंग परमिएबिलिटी एंड एरेशन। तो जिप्सम क्या करता है, परमिएबिलिटी और एरेशन को इंप्रूव करता है। ये जिप्सम का फीचर है। जिप्सम क्या करेगा, कैल्शियम को सोडियम से रिप्लेस कर देगा, किसमें, सोडिक सॉइल्स में, जिसमें एक्सचेंजेबल सोडियम परसेंटेज यानी ESP हाई होता है। लाइम हम लोग कब ऐड करते हैं, अभी हमने पीछे पढ़ा था। लाइम हम लोग एसिडिक सॉइल में ऐड करते हैं जिनका पीएच 6 से कम होता है। लाइम क्या करेगा, CaCO3 इसके अंदर जाएगा जो एसिडिटी को न्यूट्रलाइज करेगा, टू न्यूट्रलाइज एसिडिटी एंड इंप्रूव न्यूट्रिएंट अवेलेबिलिटी, स्पेशली फॉस्फोरम एंड मोलिबिडनम, फॉस्फोरस और मोलिबिडनम की। इट एनहेंसेस माइक्रोबियल एक्टिविटी एंड करेक्ट्स प्रॉब्लम लाइक एल्युमिनियम टॉक्सिसिटी। एल्युमिनियम ऑक्साइड से जोड़ा था ना हमने लाइम को पीछे लेटराइट सॉइल में, तो वही सारे पॉइंट्स आपको आपस में डॉट्स को कनेक्ट करना है। उसी तरह से मैं कोशिश करूंगा कि मैं आपको पढ़ा पाऊं वीडियो में। एलिमेंटल सल्फर हम लोग कब अप्लाई करेंगे, एलिमेंटल सल्फर करेंगे एल्कनाइन या कैल्सीरियस सॉइल के अंदर, ताकि उसका पीएच लोअर हो जाए। तो जब पीएच ऑलरेडी कम है, एसिडिक है, तो हम लोग लाइम ऐड कर रहे हैं। जब पीएच ज्यादा है, ज्यादा एल्कलाइन है, तब हम लोग एलिमेंटल सल्फर ऐड कर रहे हैं। इंप्रूव अवेलेबिलिटी ऑफ माइक्रो न्यूट्रिएंट्स लाइक आयरन एंड जिंक। तो एलिमेंटल सल्फर ऐड करने से क्या होगा, जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की अवेलेबिलिटी है जैसे आयरन और जिंक, वो भी इंप्रूव होती है। इसके ऑक्सीडेशन से सल्फ्यूरिक एसिड्स होता है जो कि धीरे धीरे सॉइल को एसिडिफाई करता है। एसिडिफाइल से मतलब ये नहीं कि हम पीएच 6 से कम ले जाएंगे, मतलब उसके पीएच को बैलेंस करके रखेंगे। पोटेशियम क्लोराइड MOP हम लोग ऐड करते हैं, कब ऐड करते हैं, व्हेन सॉइल पोटेशियम लेवल्स आर लो। जब सॉइल में पोटेशियम लेवल्स कम होंगे तब हम लोग MOP यानी पोटेशियम क्लोराइड ऐड करते हैं।
पर्टिकुलरली इन लाइट टेक्सचर्ड सैंडी और इंटेंसिवली कल्टिवेटेड सॉइल्स में। एमओपी से क्या बेनिफिट मिलता है? इट सपोर्ट्स वाटर रेगुलेशन, एंजाइम एक्टिवेशन एंड स्ट्रेस टॉलरेंस इन क्रॉप्स। एमओपी हम लोग कब ऐड करेंगे? जब सॉइल का पोटेशियम लेवल लो होगा। एमओपी क्या होता है? एमओपी उसका फील्ड नेम है, केमिकल नेम पोटेशियम क्लोराइड होता है, केसीएल एक सॉल्ट होता है। हम लोग मिट्टी में मिलाते हैं, कब मिलाते हैं? जब हम देखते हैं कि लाइट टेक्सचर्ड सैंडी और इंटेंसिवली कल्टिवेटेड सॉइल है, तो उससे क्या होगा? वाटर रेगुलेशन बढ़ेगा, एंजाइम्स एक्टिवेशन होगा और स्ट्रेस टॉलरेंस इन क्रॉप्स का बढ़ता है। रॉक फॉस्फेट की बात करें तो रॉक फॉस्फेट सॉइल्स में हम लोग कब मिलाते हैं? एसिडिक सॉइल्स में। एसिडिक सॉइल में हमने एक चीज और मिलाई थी। क्या मिलाई थी? लाइम मिलाया था। रॉक फॉस्फेट हम लोग एसिडिक सॉइल में मिलाते हैं लॉन्ग ड्यूरेशन क्रॉप्स के लिए। क्यों? बिकॉज इट डिजॉल्व एंड रिलीजेस फॉस्फोरस ग्रेजुअली। इट इज आइडियल फॉर पी डेफिशिएंट लो पीएच सॉइल। जो फॉस्फोरस डेफिशिएंट लो पीएच सॉइल्स होती है वहां पे हम लोग रॉक फॉस्फेट मिलाते हैं, स्पेशली अंडर ऑर्गेनिक फार्मिंग एंड ग्रीन मैन्योरिंग सिस्टम्स। तो जहाँ हम लोग ऑर्गेनिक फार्मिंग और ग्रीन मैन्योरिंग यूज करते हैं वहां पे रॉक फॉस्फेट यूज करते हैं। लाइम के साथ हम लोग लैटराइट सॉइल में क्या यूज कर रहे थे? फर्टिलाइजर्स यूज कर रहे थे। आई बिलीव इन पांचों ऑप्शंस को हम लोग कब कब यूज करते हैं आप लोगों को समझ आया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यूनिवर्सल सॉइल लॉस इक्वेशन यूएसएलई बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। इट इज प्राइमरली यूज फॉर एस्टिमेटिंग विच एस्पेक्ट ऑफ सॉइल डिग्रेडेशन। यूनिवर्सल सॉइल लॉस इक्वेशन यूएसएलई से हम लोग क्या देखते हैं? हम लोग इससे देखते हैं शीट एंड रिल इरोजन बाय वाटर। यूएलएसई क्वांटिफाइज लॉन्ग टर्म एवरेज एनुअल सॉइल लॉस ड्यू टू शीट एंड रिल इरोजन। It incorporates factors such as rainfall erosivity, soil erodibility, slope, cover and conservation practices। तो अब हम लोग अगली स्लाइड में पहले यूएसएलई के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद में हम देखेंगे शीट और इरोजन क्या होते हैं जब कोई इरोजन वाला क्वेश्चन आएगा। यूएलएसई एक एम्पेरिकल मॉडल है। इट इज यूज टू एस्टिमेट द एवरेज एनुअल सॉइल लॉस कॉज्ड बाय शीट एंड रिल इरोजन अंडर स्पेसिफिक फील्ड कंडीशन। इसके लिए एक इक्वेशन होती है, A इज इक्वल टू आर इंटू के इंटू एल एस इंटू सी इंटू पी। ए होता है हमारा प्रिडिक्टेड सॉइल लॉस इन टन्स पर हेक्टेयर पर ईयर। तो यूनिट भी इंपॉर्टेंट है कि यूएसएलई से अगर हम लोग सॉइल लॉस को हम लोग मेजर कर रहे हैं या प्रोडिक्ट कर रहे हैं, एस्टिमेट कर रहे हैं, तो वो किस यूनिट में कर रहे हैं? इट इज एक्सप्रेस्ड इन टन्स पर हेक्टेयर पर ईयर। अब इसमें ये सब होता क्या क्या है? ए तो हम लोगों ने समझ लिया, ए तो हमारा आउटपुट ही है जो हम लोग एस्टिमेट कर रहे हैं। आर होता है इसके अंदर रेनफॉल इरोजिविटी फैक्टर। इट मेजर्स द इम्पैक्ट ऑफ रेन इंटेंसिटी एंड रन ऑफ पोटेंशियल इन कॉजिंग सॉइल डिटैचमेंट। तो रेनफॉल की वजह से जो सॉइल में इरोजन हो रहा है उसको देखेगा कि रेन की इंटेंसिटी का इम्पैक्ट क्या हो रहा है और उसके हिसाब से कितना रन ऑफ हो रहा है। के होता है हमारा सॉइल इरोडिबिलिटी फैक्टर। इट रिफ्लेक्ट इनहेरेंट ससेप्टिबिलिटी ऑफ सॉइल टू इरोजन बेस्ड ऑन टेक्सचर, स्ट्रक्चर, परमिएबिलिटी एंड ऑर्गेनिक मैटर। ये क्या कौन देखता है? के। तो इसके अंदर क्या था? 5 फैक्टर्स थे, आर, के, एल एस, सी और पी। आर हमने देखा कि रेनफॉल का इरोजन वाला फैक्टर है। के हमने देखा सॉइल का इरोजन है। एल एस होता है स्लोप की लेंथ और स्टीपनेस फैक्टर। एल मतलब लेंथ, एस मतलब स्टीपनेस। स्लोप स्लोप की लेंथ और स्टीपनेस फैक्टर, इट अकाउंट फॉर टोपोग्राफिक इन्फ्लुएंस। स्टीपर एंड लॉन्गर स्लोप लीड्स टू हायर इरोजन। कि स्लोप जितना टेढ़ा है, जितना उसका स्लोप है रैंप की फॉर्म में है, तो वहां पे मिट्टी ज्यादा बहेगी रादर देन उसका अगर इंक्लिनेशन कम है तो। फिर आता है सी और पी। सी और पी फैक्टर्स होते हैं, सी इंडिकेट्स क्रॉपिंग कवर एंड पी अकाउंट्स फॉर कंजर्वेशन प्रैक्टिसेस जैसे कंटूर फार्मिंग, टेरिस बंडिंग। ये हमारे पास वो फैक्टर्स होते हैं जो कि एक्चुअली में इसको बचाने की कोशिश करते हैं सॉइल इरोजन को। तो हम लोगों ने समझ लिया यूएसएलई में क्या होता है। यूएसएलई बताता है कि रेनफॉल से, सॉइल का इटसेल्फ इरोजन वाला फैक्टर और स्लोप की लेंथ और स्टीपनेस फैक्टर। इसके अलावा क्रॉपिंग और कवर इफेक्ट्स सी, और पी हो जाता है जो कंजर्वेशन प्रैक्टिसेस हम लोग यूज कर रहे हैं जैसे कंटूर फार्मिंग या टेरेस या बंडिंग। तो इस सब से टोटली हमारा कितना हम एस्टिमेट निकालते हैं कि एवरेज एनुअल सॉइल लॉस कितना है, जिसकी यूनिट होती है टन्स पर हेक्टेयर पर ईयर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कंटूर बंडिंग। कंटूर बंडिंग हमने पीछे ही नाम पढ़ा था। Contour bunding is considered most effective for soil and water conservation in lands having which slope range? तो कंटूर बंडिंग हम लोग कौन से स्लोप रेंज में यूज करते हैं? आंसर विल बी 3 to 6%। कंटूर बंड्स इफेक्टिवली रिड्यूसेस रन ऑफ एंड एनहेंस इन्फिल्ट्रेशन ऑन जेंटल टू मॉडरेट स्लोप्स। तो कंटूर बंडिंग जेंटल टू मॉडरेट स्लोप्स में होती है। अगर इससे ज्यादा रेंज होगी तो फिर जैसे टेरिस फार्मिंग होती है
उस तरह की चीज़ें हम लोग यूज़ करते हैं, जैसे पहाड़ों में होता है, जहाँ पे ज़्यादा आप अगर हिमाचल की साइड जाओगे या उत्तराखंड की तरफ जाओगे, आप देखोगे कि जगह जगह वहाँ पे टेरेस फार्मिंग हो रही है। क्यों? क्योंकि वहाँ का स्लोप ज़्यादा है। 3 से 6% पे हम लोग कॉन्टूर बंडिंग को यूज़ करते हैं। अब देखते हैं आगे क्या क्या होता है। कॉन्टूर बंडिंग की बात करें तो इट इज अ सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन मेजर वेयर अर्थन एम्बैंकमेंट्स बंड्स बना दिए जाते हैं along the contour lines of the slope. It reduces velocity of the surface runoff, allowing more water to infiltrate into the soil profile. तो आपने एक छोटी छोटी बैरिकेडिंग कर दी है along the path, उससे क्या होगा, पानी वहां से बहेगा नहीं और वो वहीं पीछे रुकेगा, तो वो मिट्टी के अंदर ही चला जाएगा. The water will infiltrate into the soil profile. The practice is most suitable for rain-fed agricultural lands with 3 to 6% slopes and moderate rainfall. तो तुम्हारी रेनफेड एग्रीकल्चर लैंड होती है जहाँ पे मॉडरेट रेनफॉल है, जिनका स्लोप 3 to 6% है, वहां पे हम लोग कॉन्टूर बंडिंग को यूज करते हैं. इट हेल्प्स प्रिवेंट शीट एंड रिल इरोजन बाय ब्रेकिंग द स्लोप्स इनटू स्मॉलर सेक्शंस. तो जो स्लोप है पूरा वो छोटे छोटे सेक्शंस में बन जाएगा, जिसकी हेल्प से शीट और रिल इरोजन भी प्रोटेक्ट होता है कॉन्टूर बंडिंग में. They increase moisture availability for the crops, improving yield in dryland agriculture. Maintenance includes regular desilting, repair of breaches, and establishment of vegetative barriers for longer life and efficiency. तो ये पॉइंट तो क्लियर है, इसमें कुछ ऐसा एक्सप्लेन करने का नहीं है. ओके, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं. Which of the following is classified as straight nitrogenous fertilizers containing nitrogen as the sole nutrient? ठीक है, तो नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर्स की बात कर रहे हैं जिसमें प्राइमरी न्यूट्रिएंट ही नाइट्रोजन है. अगर आप लोगों में से कोई भी खेती बाड़ी में थोड़ा भी इन्वॉल्व है या थोड़ा सा भी उसने सही से पढ़ा तो आप लोगों को पता है द आंसर इज यूरिया. देखते हैं हमारे पास ऑप्शन में क्या है. डीएपी, यूरिया, एसएसपी, एमओपी. एमओपी क्या था, हमने पीछे पढ़ा था, पोटेशियम क्लोराइड. और एनपीके, एनपीके 10, 26, 26. तो आंसर इज यूरिया. यूरिया में 46% नाइट्रोजन होता है. Supplies only nitrogen and is most widely used straight fertilizer in India. It hydrolyzes to ammonium and later nitrate for plant uptake. अब जरा बाकी जो भी हमारे पास इसके अंदर पांचों ऑप्शंस हैं उनको समझने की कोशिश करते हैं क्या क्या होता है ये. सबसे पहले है डीएपी. डीएपी होता है डाई अमोनियम फॉस्फेट. इसमें 18% नाइट्रोजन है, 46% फॉस्फोरस है P2O5 की फॉर्म में, मेकिंग इट अ कंसंट्रेटेड फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर. तो डाई अमोनियम फॉस्फेट जो है, नाइट्रोजन तो है ही है बट ये प्राइमरली फॉस्फोरस इसमें होता है, तो ये एक तरह का फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर है. इसका यूज क्या है. इट इज प्रिफर्ड एज बेसल एप्लीकेशन फॉर स्ट्रॉन्ग रूट डेवलपमेंट एंड अर्ली क्रॉप एस्टेब्लिशमेंट ड्यू टू हाई फॉस्फोरस अवेलेबिलिटी. तो अगर हम बात करें कि स्ट्रॉन्ग रूट डेवलपमेंट के लिए हमें कौन सा फर्टिलाइजर चाहिए, तो हाई फॉस्फोरस अवेलेबिलिटी वाला हमें चाहिए होता है. कौन सा चाहिए होता है, डीएपी. DAP is preferred at basal application for strong root development and early crop establishment due to high phosphorus availability. यूरिया, यूरिया अभी हमने पीछे पढ़ा ही था, 46% नाइट्रोजन है, हाईएस्ट नाइट्रोजन है ना, हाईएस्ट नाइट्रोजन सॉलिड फर्टिलाइजर यूज होता है. यूज क्या है इसका, सॉरी, अप्लाइड फॉर क्विक नाइट्रोजन सप्लाई ड्यूरिंग वेजिटेटिव ग्रोथ, वाइडली यूज फॉर टॉप ड्रेसिंग. ठीक है. अगला है हमारा एसएसपी. एसएसपी होता है सिंगल सुपर फॉस्फेट. इसके अंदर 16% P2O5 होता है, 11% सल्फर और थोड़ा सा कैल्शियम होता है, मेकिंग इट अ सोर्स ऑफ बोथ फॉस्फोरस एंड सल्फर यूज. तो जो सिंगल यूज फॉस्फेट है इसमें सल्फर भी है और फॉस्फोरस भी है, और ये दोनों की ही यूज के लिए एक सोर्स बन जाता है कि एक ही फर्टिलाइजर से आपका दोनों चीजें आ गई. इट इज सुटेबल फॉर सल्फर डेफिशिएंट सॉइल एंड हेल्प इंप्रूव रूट ग्रोथ एंड क्रॉप क्वालिटी. क्यों? क्योंकि रूट के लिए हम लोगों को फॉस्फोरस तो चाहिए चाहिए ना, हमने पीछे ही पढ़ा है डीएपी के अंदर. रूट के लिए मैंने आपको क्या बताया था, रूट डेवलपमेंट के लिए हमें फॉस्फोरस वाला चाहिए होता है. क्रॉप क्वालिटी और रूट ग्रोथ इसमें हो रही है किससे, एसएसपी से. एसएसपी में क्या है, 16% P2O5 है और 11% सल्फर है. अगला है एमओपी, जिसे हम लोग पोटेशियम क्लोराइड या फिर म्यूरिएट ऑफ पोटेश, जो फील्ड का नाम है म्यूरिएट ऑफ पोटेश, ये बोलते हैं. इसमें 60% K2O होता है पोटेशियम, 60% K2O, मेकिंग इट अ मेजर पोटेशिक फर्टिलाइजर. तो 60% K2O का मतलब हो गया कि इसके अंदर पोटेश बहुत अच्छी क्वांटिटी में अवेलेबल है, इसलिए म्यूरिएट भी बोला जाता है इसे. यूज किया है, इट प्रोवाइड्स पोटेशियम फॉर वाटर रेगुलेशन, स्ट्रेस टॉलरेंस एंड एंजाइम एक्टिवेशन, स्पेशली इन सॉइल्स लो इन पोटेशियम. तो इसके अंदर क्या हो गया, क्या पोटेशियम के यूज यहाँ पर हमें मिल गए, वाटर रेगुलेशन, स्ट्रेस टॉलरेंस और एंजाइम एक्टिवेशन.
फिर हमारा एनपीके। एनपीके एक कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइजर्स होता है जिसमें तीनों मेजर न्यूट्रिएंट्स होते हैं, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम, है ना। नाइट्रोजन हमें मिल रहा है एन फॉर्म में, फास्फोरस है P2O5 में और पोटेशियम है K2O में। इट इज तो ये अलग अलग रेशियो में होता है, जैसे 10-26-26, 12-32-16। वो डिपेंड करता है कि N का, P2O5 का और K2O का क्या रेशियो हमने लिया है। और ये कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइजर इसीलिए इसे बोला जाता है। यूजेस क्या है इसके? इट इज अप्लाइड फॉर बैलेंस न्यूट्रिएंट सप्लाई व्हेन क्रॉप्स रिक्वायर मल्टीपल मैक्रोन्यूट्रिएंट्स साइमल्टेनियसली। तो अगर क्रॉप को सिर्फ नाइट्रोजन चाहिए, हम यूरिया देंगे। हमें उसकी रूट्स को स्ट्रॉन्ग डेवलप करना है, अर्ली क्रॉप स्टैब्लिशमेंट करना है, ठीक है। और हमें वहां पे कंसंट्रेटेड फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर चाहिए, तो हम क्या देंगे? हम डीएपी देंगे। हमें अगर पोटैश और सल्फर दोनों चीजें देनी है, सॉरी फॉस्फोरस और सल्फर, हमें अगर दोनों चीजें देनी है वहां पे, तो हम लोग क्या देंगे? हम लोग एसएसपी देंगे। जिससे क्या होगा? एसएसपी से रूट ग्रोथ में इंप्रूवमेंट होता है और क्रॉप क्वालिटी में। अगर हमें पोटैश की कमी है तो हम लोग एमओपी या फिर पोटेशियम क्लोराइड देंगे, जो कि मेजर पोटेशिक फर्टिलाइजर है, वाटर रेगुलेशन, स्ट्रेस टॉलरेंस और एंजाइम एक्टिवेशन में हेल्प करता है। और अगर तीनों मेजर न्यूट्रिएंट्स की कमी है, उसके पास पोटैश भी नहीं है, फास्फोरस भी नहीं है, नाइट्रोजन भी नहीं है, उस केस में हम लोग उसे एनपीके प्रोवाइड करेंगे। आई होप ये क्लियर हुए होंगे पांचों आपको। अगर इसमें आप लोगों को लगता है कि कुछ मैं गलत बता रहा हूं तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं उसे सही करने की कोशिश करूंगा। आप लोगों को लगता है कि कुछ और इंप्रूवमेंट की नीड है तो आप लोग मेरे को बताइएगा। अगला है हमारा द रिमूवल ऑफ टॉप सॉइल इन यूनिफॉर्म थिन लेयर बाय रेनफॉल और सरफेस रन ऑफ। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? जो टॉप सॉइल की लेयर है उसका रन ऑफ होता है शीट इरोजन। जो ऊपर की लेयर होती है सॉइल की, जब वो होता है तो शीट इरोजन कहलाता है। इट इज सटल येट हाईली डैमेजिंग एज इट ग्रेजुअली स्ट्रिप्स फर्टाइल टॉप सॉइल अक्रॉस लार्ज एरियाज। इट ऑफन प्रीसीड्स रिल इरोजन एंड गली फॉर्मेशन। तो इसके बाद में गली फॉर्मेशन भी होता है, रिल इरोजन भी हो सकता है। तो शीट इरोजन, एक तो ये खुद तो इरोजन कर ही रहा है, दूसरा इरोजन भी किसका कर रहा है? टॉप लेयर ऑफ सॉइल ज्यादा फर्टाइल होती है उसका। ती, तीसरा, इसकी वजह से रिल इरोजन या गली इरोजन का फॉर्मेशन भी हो जाता है। अब यहाँ पे हम इन पांचों टाइप के इरोजन को समझने की कोशिश करते हैं। गली इरोजन कब होता है? व्हेन rills enlarge into deep wide channels due to concentrated runoff. It happens mainly in deforested slopes, cultivated uplands and semi-arid degraded land. अगला हम लोग देखते हैं रिल इरोजन। रिल इरोजन के अंदर क्या होता है? स्मॉल चैनल्स बन जाते हैं सॉइल में, है ना, सॉइल के सरफेस पे जब रन ऑफ जो है होना होना शुरू होता है। आप देखो, आप ऐसे ही कुछ भी उसमें पानी वानी बहा दोगे तो एक पर्टिकुलर छोटे छोटे बहुत छोटे छोटे एरियाज बनते हैं, पात बनने लगते हैं, छोटी छोटी नाली सी बनने लगती है, बहुत बहुत पतली सी, तो वो रिल्स बनती हैं। दे आर स्मॉल शैलो चैनल्स ऑन द सॉइल सरफेस व्हेन रन ऑफ बिगन्स टू कंसंट्रेट। इट अकर्स कॉमनली ऑन स्लोपिंग एग्रीकल्चर फील्ड आफ्टर हैवी रेन्स, स्पेशली इन बेयर और रिसेंटली टिल्ड सॉइल्स। और जब ये रिन इरोजन जो होते हैं बड़े और डीप होने लगते हैं, तभी हमारा गली इरोजन बनता है। सीट इरोजन क्या होता है? अभी हमने पीछे पढ़ा, जो थिन यूनिफॉर्म लेयर होती है टॉप सॉइल की, उसको रिमूव करने लगता है। जेंटल स्लोप्स में होता है, ओपन फील्ड्स में होता है। और शीट इरोजन जो है, ये रिल इरोजन और गली इरोजन को रिजल्ट भी करता है। मतलब एक तरह से उनका प्रीकर्सर है कि शीट इरोजन के बाद इनके होने के भी चांसेस बढ़ जाते हैं। स्प्लैश इरोजन क्या होता है? व्हेन रेन ड्रॉप इम्पैक्ट्स डिटैचेस सॉइल पार्टिकल्स। ऊपर से बारिश की बूंद गिरी और मिट्टी अपनी जगह से हिल गई है, मिट्टी के पार्टिकल्स अपनी जगह से हिल गए, causing them to be thrown and dispersed. It occurs when bare soil is exposed to intense rainfall, especially in tropical and subtropical region. मास मूवमेंट, इसे हम लोग मास वेस्टिंग भी बोलते हैं। डाउनवर्ड स्लोप मूवमेंट होता है सॉइल का या रॉक्स का अंडर ग्रेविटी विदाउट वाटर एज द प्राइमरी फोर्स। तो यहाँ पे वाटर हो ना हो, ग्रेविटी इज द प्राइमरी फोर्स यहाँ पर होती है, जिसकी वजह से आपका मास मूवमेंट होता है, डाउन स्लोप मूवमेंट होता है सॉइल का और रॉक्स का। मेनली स्टीप हिल साइड्स में, माउंटेन्स में और लैंडस्लाइड प्रोन टेरेंस में ये होता है मास मूवमेंट। तो आई बिलीव ये पांचों पॉइंट्स आप लोगों को समझ आए होंगे। अगली स्लाइड की तरफ चलते हैं। The dominant soil type of the semi-arid tracts of the Deccan Plateau, known for its shrink soil behavior. पीछे हमने पढ़ा था shrink soil किसके अंदर होता है, इसको हम लोग रेगुर भी बोलते हैं। जब ये सूखी होती है तो उसमें डीप क्रैक्स भी बनने लगते हैं। कॉटन और ग्राउंडनट के लिए अच्छा सोर्स हमने बताया था, एमपी और गुजरात का एरिया भी बताया था। तो कौन सी मिट्टी हो गई है? लेटराइट, एलुवियल, ब्लैक, पीटी या माउंटेन? आंसर इज ब्लैक कॉटन सॉइल। ब्लैक कॉटन सॉइल ये बेजल्टिक पेरेंट मटेरियल होता है इसमें, एंड कंटेन्स
मोंटमोरिलियोना क्ले, प्रोनाउंस कर लेना यार, मुझसे नहीं होता ये। दे एग्जिबिट प्रोनाउंस स्वेलिंग ड्यूरिंग रेन्स एंड क्रैकिंग इन ड्राई सीजन्स। वाटर रिटेंशन इसकी होती है, वाटर एब्जॉर्बिंग होती है, बट वो वाटर प्लांट्स को सप्लाई नहीं हो पाता सही तरीके से। लेटरेट सॉइल की हम लोग बात करें तो इसमें कौन से क्रॉप्स होते हैं? कैश्यू, रबर, कोकोनट, टी, कॉफी। ठीक है, लेटराइट सॉइल, कैश्यू, रबर, कोकोनट, टी, कॉफी, which tolerate acidity and low fertility. They are mainly found in uplands of Karnataka, Kerala, Tamil Nadu, Odisha and West Bengal Plateau and parts of Assam. अब आप ये क्रॉप से सोचो ना, काजू कहाँ है, रबर कहाँ है, नारियल कहाँ है, चाय कॉफी कहाँ है? चाय से तो बाय डिफॉल्ट असम आ गया। वेस्ट बंगाल के भी प्लेटू है जैसे दार्जिलिंग टी बहुत ज्यादा फेमस है ना। कैश्यू कहाँ का फेमस है? हमारे कोंकण एरिया का। कोंकण एरिया में हमारे पास कर्नाटका है, केरला है। रबर और ये सब कहाँ का फेमस है? रबर, कोकोनट इटसेल्फ तमिलनाडु का, उड़ीसा का, क्योंकि उड़ीसा में भी ये सब है। तो लेटराइट सॉइल इन एरियाज में है, हमारे पास असम में है, वेस्ट बंगाल में है, ईस्टर्न कोस्ट के हमारे जो स्टेट्स हैं, उड़ीसा है, तमिलनाडु है, वहां पर है। वेस्टर्न कोस्ट पे कर्नाटका, केरला है, वहां पर है। क्लियर हुआ? एलुवियल सॉइल, एलुवियल सॉइल जो हमारे नॉर्थ इंडिया का प्राइमरी सॉइल है। यहाँ के प्राइमरी हमारे क्रॉप्स क्या है? जगह से सोचो, राइस हमारे यहाँ बहुत होता है, वीट होता है, शुगर केन होता है, जूट होता है वेस्ट बंगाल की तरफ। जहाँ पे भी गंगा यमुना रिवर प्लेन है वहाँ पे हमारी एलुवियल सॉइल है। मेज हैं, पल्सेस हैं, वेजिटेबल्स हैं। और गंगा यमुना जी के अलावा जो हमारा ये पंजाब के प्लेन्स है, जो सतलुज प्लेन्स हैं। तो क्यों, अब इनके अंदर क्या है, जो इंडो गैंजेटिक प्लेन्स है, तो इंडो गैंजेटिक के अंदर इंडस रिवर सिस्टम भी आ गया, गंगा रिवर सिस्टम भी आ गया। तो इंडस वाली पंजाब की रिवर्स है, थोड़ा बहुत हरियाणा है। गंगा रिवर प्लेन में हरियाणा है, यूपी, बिहार, वेस्ट बंगाल है। और असम वैलीज के भी कुछ एरियाज आ जाते हैं। तो ये एलुवियल सॉइल का एरिया है। इनके क्रॉप्स, क्योंकि मिट्टी की फर्टिलिटी बहुत ज़्यादा होती है, और इंडिया में किस रीजन में ये होता है, ये दोनों ही चीज़ें इंपॉर्टेंट पार्ट है। लेटराइट सॉइल में लो फर्टिलिटी होती है, एलुवियल सॉइल में हाई फर्टिलिटी होती है। ब्लैक सॉइल्स की बात करें तो ब्लैक सॉइल्स में कॉटन, सोरगम, सोयाबीन, वीट, पिजन पी और ग्राउंडनट। कॉटन और ग्राउंडनट तो मैंने आपको बताया ही था कि फेमस है यहाँ का। इट बेनिफिटिंग फ्रॉम हाई मॉइस्चर रिटेंशन। दे आर वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड अक्रॉस द डेक्कन प्लेटू इन महाराष्ट्र, एमपी, गुजरात, कर्नाटका एंड आंध्र प्रदेश। मैंने आपको एमपी और गुजरात इसके दो बताए थे। उसके अलावा ये महाराष्ट्र, कर्नाटका और आंध्र प्रदेश में भी है ब्लैक सॉइल्स। फिर अगली हमने देखी थी पीटी सॉइल। पीटी सॉइल के अंदर राइस होता है, जूट होता है, फॉडर ग्रासेस होती हैं। एज दे रिटेन हाई मॉइस्चर एंड ऑर्गेनिक मैटर। कहाँ पर है ये? मेनली केरला में या वेस्ट बंगाल में, या पॉकेट्स ऑफ ओडिशा एंड नॉर्थ बिहार में। ये हमारी पीटी सॉइल्स थी। फिर आती है माउंटेन सॉइल। माउंटेन सॉइल में क्या होता है? टी, एप्पल, सैफरॉन, जिंजर, बार्ले और मिलेट्स। ठीक है, ये कूल क्लाइमेट्स के लिए होती हैं, स्लोप्स होती हैं। तो जो हमारे पास इस तरह की स्टेट्स है, कौन सी हैं? हिमालयन रीजन स्टेट्स हो गई, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। यहाँ पे हमारे पास माउंटेन सॉइल्स होती हैं। क्रॉप्स क्या है? टी, एप्पल, सैफरॉन, जिंजर, बार्ले, मिलेट्स, ये मेजर क्रॉप्स हो गए यहाँ के। तो ये हमारे पास पांचों तरह की सॉइल हमने पढ़ी, कहां पर होती है हमने ये पढ़ी, इनके क्या मेजर क्रॉप्स है हमने ये पढ़े। आई बिलीव आपको ये समझ आया होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, वाटरशेड मैनेजमेंट प्राइमरीली एम्स एट। वाटरशेड मैनेजमेंट का क्या काम होता है? इंक्रीज क्रॉपिंग इंटेंसिटी अलोन। क्या ऐसा होगा? वाटरशेड से तो नाम से ही नहीं लग रहा। प्रमोटिंग मैकेनाइजेशन इन अपलैंड एरियाज, मेरे को तो नहीं लगता। इंटीग्रेटेड कंजर्वेशन ऑफ सॉइल, वाटर एंड वेजिटेशन, इसमें तुमने बहुत कुछ डाल दिया। एनहेंसिंग मार्केट लिंकेजेस फॉर रूरल प्रोड्यूस, मार्केट से क्या मतलब है? इंप्रूविंग सीड रिप्लेसमेंट रेट, वाटरशेड का तो सीड से भी कुछ लेना देना नहीं है। तो आंसर विल बी सी, जिसके अंदर हमने सब कुछ डाल दिया था। तो इंटीग्रेटेड कंजर्वेशन ऑफ सॉइल, वाटर एंड वेजिटेशन इज डन विद द हेल्प ऑफ वाटरशेड मैनेजमेंट। क्या होता है? वाटरशेड मैनेजमेंट फॉलोज अ होलिस्टिक अप्रोच टू कंजर्व सॉइल एंड वाटर while enhancing biomass. It ensures sustainable resource use and livelihood improvement. और वाटरशेड मैनेजमेंट एक प्राइमरली एक्टिविटीज में से एक है नाबार्ड की। आप लोग नाबार्ड ग्रेड ए की तैयारी कर रहे हो और उसके बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं जो वाटरशेड डेवलपमेंट और वाटरशेड मैनेजमेंट में काम कर रहे हैं। वाटरशेड मैनेजमेंट क्या होता है? साइंटिफिक अप्रोच होता है टू कंजर्व सॉइल, वाटर एंड वेजिटेशन विद इन अ डिफाइंड ड्रेनेज एरिया। पर्टिकुलर ड्रेनेज एरिया में सॉइल, वाटर और वेजिटेशन तीनों को कंजर्व किया जाएगा। उसको ऐसा करने की साइंटिफिक अप्रोच को वाटरशेड मैनेजमेंट कहा जाता है।
ये क्या करेगा? रिड्यूस रन ऑफ, कंट्रोल सॉइल इरोजन, एनहेंस ग्राउंड वाटर रिचार्ज थ्रू इंटीग्रेटेड मेजर्स। ये इसका एम होता है। एम क्या हुआ वाटरशेड मैनेजमेंट का? जो रन ऑफ है मिट्टी का वो हमें रोकना है, पानी बह जा रहा है वो हमें रोकना है, मिट्टी बह जा रही है, सॉइल इरोजन हो रहा है वो हमें रोकना है, और ग्राउंड वाटर रिचार्ज को बढ़ाना है। एक चीज तो ये हो गई कि इंटरवेंशन इसके अंदर क्या होता है, जैसे चेक डैम्स बना देते हैं, ये कॉन्टूर बंड्स बनाते हैं, परकोलेशन टैंक्स बनाते हैं, एफॉरेस्टेशन करते हैं, या फिर लैंड ट्रीटमेंट प्रैक्टिसेस करते हैं। तो ये तरीके हैं जिसकी हेल्प से हम लोग वाटरशेड मैनेजमेंट करते हैं। कैसे? चेक डैम्स बना के, कॉन्टूर बंड्स बना के, परकोलेशन टैंक्स लगा के, या एफॉरेस्टेशन और लैंड ट्रीटमेंट प्रैक्टिसेस से। It promotes efficient use of rainwater, especially in drought prone and rain fed regions। जहाँ पे सूखा ज़्यादा पड़ता है या फिर जहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश होती है, वहाँ पे रेन वाटर का एफिशिएंट यूज़ करना है, ग्राउंड वाटर का रिचार्ज हमें बढ़ाना है, सॉइल इरोजन रोकना है और रन ऑफ को रोकना है। Watershed management improves agriculture productivity, livelihood opportunities and ecological balance in rural areas। जब हम लोग मिट्टी को बचा के रखेंगे, पानी वेस्ट नहीं होने देंगे, तो एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी तो बढ़ेगी। और जब ये सारा काम हम कर रहे हैं, जैसे चेक डैम्स बना रहे हैं, कंटूर बंड्स बना रहे हैं, एफोरेस्टेशन कर रहे हैं, तो इसमें कुछ लेबर जाएगा, तो छोटा छोटा लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटीज भी आएंगी, और इस सबसे इकोलॉजी तो हमारी अच्छी होएगी, तो रूरल एरियाज का इकोलॉजिकल बैलेंस भी बना रहेगा। इट emphasizes community partition, ensuring sustainable long term management of नेचुरल रिसोर्सेज। ये पॉइंट भी अच्छा है, सस्टेनेबल लॉन्ग टर्म मैनेजमेंट होता है नेचुरल रिसोर्सेज का वाटरशेड मैनेजमेंट के थ्रू। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला है हमारा, एक्सेसिव एप्लीकेशन ऑफ नाइट्रोजन फर्टिलाइजर्स मोस्ट कॉमनली रिजल्ट्स इन विच एडवर्स इफेक्ट ऑफ सॉइल एंड वाटर रिसोर्सेज। हम जब बहुत ज्यादा यूरिया डालने लग जाते हैं तो क्या होता है? सॉइल एल्कलाइन हो जाएगा, जिंक टॉक्सिसिटी हो जाएगा, नाइट्रोजन लीचिंग होगी। क्या होगा? आंसर विल बी नाइट्रोजन लीचिंग, क्योंकि हम लोग बार बार नाइट्रोजन ही डालते जा रहे हैं। नाइट्रेट NO3 माइनस जो आयन होता है, it is highly mobile and readily leaches into groundwater when applied in excess. This causes nutrient loss and environmental pollution। इसीलिए अब एक ऑर्गेनिक फार्मिंग की तरफ भी शिफ्ट आता जा रहा है कि हम लोग फर्टिलाइजर्स में सिर्फ यूरिया यूज ना करते रहें। यूरिया डायरेक्ट फर्टिलाइजर होता है, सस्ता फर्टिलाइजर होता है कंपैरेटिवली, किसान यूरिया डालते रहते हैं। पंजाब की लैंड में और यूपी बिहार की भी कुछ एरियाज में जहां ग्रीन रेवोल्यूशन बहुत ज्यादा आया था, वहां की लैंड में मिट्टी में दिक्कत होने लग गई है इसी वजह से। सॉइल एल्कलिनिटी की बात करें तो इट इज कॉज्ड बाय एक्यूमुलेशन ऑफ सॉल्युबल सॉइल्स एंड बाइकार्बोनेट, स्पेशली ऑफ सोडियम, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। सॉइल एल्कलाइनिटी बढ़ती है इसमें। क्यों बढ़ती है? क्योंकि इसमें सोडियम, कैल्शियम और मैग्नीशियम बहुत ज्यादा हो जाता है। इससे क्या होगा? पुअर ड्रेनेज होगा, हाई एवोपोरेशन होगा, एल्कलाइन इरिगेशन वाटर यूज होगा, और सोडिसिटी ऑल्सो इंक्रीजेस सॉइल पीएच अबव 8। इसे सोडिसिटी भी इस प्रोसेस को कहते हैं। सॉइल का पीएच 8 से ज्यादा हो जाता है तो हाई अल्कलाइन सॉइल हो जाएगी। तो उसमें हम लोग क्या करते हैं, जब अल्कलाइन ज्यादा हो जाता है, याद करो हमने शुरू की एक स्लाइड में पढ़ा था, एसिडिटी के लिए हम लोग लाइम यूज कर रहे थे, और इसके लिए ये आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे कि इसमें हम लोग क्या करते हैं। मैं बता चुका हूं, मैं नहीं बताऊंगा यहाँ पे। जिंक टॉक्सिसिटी में क्या होता है? जिंक टॉक्सिसिटी अकर्स ड्यू टू एक्सेसिव जिंक एप्लीकेशन, इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स और हाई जिंक सॉइल्स कंबाइंड विद लो पीएच। इसमें वाटर लॉगिंग और एसिडिक कंडीशन इंक्रीजेस करती है जिंक सॉल्युबिलिटी को, मेकिंग इट टॉक्सिक टू द प्लांट्स। नाइट्रेट लीचिंग, ये हमने बताया, जब नाइट्रोजन फर्टिलाइजर्स का ओवर एप्लीकेशन होता है, ओवर यूज करते हैं, स्पेशली यूरिया का, विच कन्वर्ट्स टू हाईली मोबाइल NO3। रेनफॉल और एक्सेसिव इरिगेशन वॉशेज नाइट्रेट बिलो द रूट जोन इनटू द ग्राउंड वाटर। फॉस्फोरस फिक्सेशन हम लोग कब करते हैं? अकर्स व्हेन अप्लाइड पी रिएक्ट्स विद आयरन एंड एल्यूमिनियम इन एसिडिक सॉइल। आयरन और एल्यूमिनियम वाली कौन सी सॉइल हम लोगों ने पढ़ी थी? लेटराइट सॉइल पढ़ी थी। with calcium in alkaline soil forming insoluble compounds. This reduces P availability despite fertilizer application। तो ऐसे में हमें फास्फोरस फिक्सेशन करना पड़ता है। अगला हमारे पास आता है सॉइल कंपैक्शन। सॉइल कंपैक्शन में क्या होगा? इट इज कॉज्ड बाय कंटिन्यूअस डिलेज, हैवी मशीनरी एंड लाइवस्टॉक ट्रैम्पलिंग which compress soil particles. It reduces pore space, limit root penetration and impairs water infiltration। ये पांचों चीजें समझ आ गई। अगले क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में हमारे पास क्या आया है? कौन सा सॉइल कंजर्वेशन मेजर है जो कि हम लोग स्टीप स्लोप्स में यूज करते हैं?
आंसर क्या क्या है? कंटूर बंडिंग है, स्ट्रिप क्रॉपिंग है। अब देखिए इसमें हम लोगों ने पीछे पढ़ा था, हम लोगों ने इसका आंसर भी डिस्कस करा था क्या होना चाहिए। हमने पीछे एक क्वेश्चन में जिसमें थोड़ा सा स्लोप था, थोड़े से स्लोप के केस में हमने कंटूर बंडिंग की बात करी थी, और वहां हमने पढ़ा था कि स्लोप अगर और ज्यादा होगा उस केस में हम लोग टेरेसिंग को यूज करेंगे। ये पीछे हम लोगों ने पढ़ा था। कंटूर बंडिंग हम लोगों ने कहां पे पढ़ा था? जहां पे स्लोप की वैल्यू 3% समथिंग हुआ करता था, वहां पे कंटूर बंडिंग था। उससे भी ज्यादा अगर हमारा स्लोप होगा तो वहां पे हम लोग क्या करेंगे? वहां पे हम लोग टेरेसिंग करेंगे। तो आंसर विल बी सी, टेरेसिंग। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। स्ट्रिप क्रॉपिंग हम लोगों ने पिछले वीडियोस में पढ़ा था, वैसे कवर क्रॉपिंग ये भी हम लोगों ने पढ़ा था पिछले वीडियो में। अब इन पांचों टर्म्स को एक बार दोबारा समझ लेते हैं। इन पांचों टर्म्स के अंदर क्या क्या है? कंटूर बंडिंग की बात करें तो इट इन्वॉल्व्स कंस्ट्रक्टिंग अर्थिंग एम्बैंकमेंट अलोंग द कंटूर लाइंस टू स्लो रन ऑफ एंड अलाउ मोर वाटर टू इनफिल्ट्रेट। इट इज मेनली यूज्ड ऑन जेंटल स्लोप्स टू रिड्यूस सॉइल इरोजन। कहां पे? जहां पे स्लोप की वैल्यू 3 से 10% की होती है, वहां पे, सॉरी 3 से 10 क्या होती है, 3 से 6% की होती है। जहां पे 3 से 6% का स्लोप होता है वहां पे हम लोग कंटूर बंडिंग करते हैं, जो जेंटल स्लोप्स हैं। स्ट्रिप क्रॉपिंग के अंदर क्या होता है? वी ग्रो क्रॉप्स इन ऑल्टरनेटिंग स्ट्रिप्स अक्रॉस द स्लोप्स टू ब्रेक फोर्स ऑफ द विंड और वाटर फ्लो। इट रिड्यूसेस इरोजन, स्टेबलाइजेस सॉइल स्ट्रक्चर स्पेशली इन ड्राई लैंड एंड स्लोपिंग रीजन्स। टेरेसिंग हम लोग करते हैं जहां पे हम लोग टेरेस फार्मिंग करते हैं, converts steep slopes into level steps to reduce runoff velocity and prevent soil loss. It is widely used in hilly and mountainous areas for safe and sustainable cultivation. अगर आप लोग हिमाचल या उत्तराखंड की तरफ घूमने जाएंगे या जम्मू की साइड के अगर आप लोग एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस देखेंगे, वहां पर टेरेसिंग ही होती है क्योंकि वहां का स्लोप इतना ज्यादा होता है। मल्चिंग के अंदर क्या होता है? मल्चिंग एक इंपॉर्टेंट चीज होती है। मल्चिंग इन्वॉल्व्स कवरिंग द सॉइल सरफेस विद क्रॉप रेसिड्यूज और ऑर्गेनिक मटेरियल टू रिड्यूस एवापोरेशन एंड सप्रेस वीड्स। मल्चिंग के अंदर हम लोग क्रॉप रेसिड्यूज या ऑर्गेनिक मैटर डाल देते हैं जिससे वीड सप्रेस होती हैं, एवापोरेशन बच जाता है। इट इंप्रूव्स मॉइस्चर रिटेंशन एंड प्रोटेक्ट द सॉइल फ्रॉम इरोजन एंड टेम्परेचर एक्सट्रीम्स। क्लियर हुआ? कवर क्रॉपिंग, कवर क्रॉपिंग भी हम लोगों ने कल पढ़ा था। We use this fast growing crops to protect soil from fallow period by reducing erosion and adding organic matter. These crops improve soil health, nutrient cycling and moisture conservation. ये हम लोग कल पढ़ चुके हैं, कवर क्रॉपिंग और स्ट्रिप क्रॉपिंग। बाकी तीनों टर्म्स इजी हैं, अब मेरे को लगता है आपको समझ आ गया होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। Which soil property is most strongly influenced by the type and proportion of clay mineral, particularly in terms of cation exchange capacity, जिसे हम लोग CEC बोलते हैं। तो कौन सी सॉइल प्रॉपर्टी की यहाँ पे हम लोग बात करते हैं? क्या वो सॉइल स्ट्रक्चर है? नहीं, मेरे को तो नहीं लगता है ऐसा। बल्क डेंसिटी है? नहीं। वाटर इन्फिल्ट्रेशन रेट? नहीं। न्यूट्रिएंट रिटेंशन कैपेसिटी, न्यूट्रिएंट रिटेंशन कैपेसिटी है, सॉइल कलर भी नहीं है। तो CEC डिपेंड्स हैवीली ऑन क्ले मिनरोलॉजी। मोंटोमोरोलाइट, मोंटोमोरोलाइट हमने कहां पढ़ा था? ब्लैक सॉइल के अंदर। हैज मच हायर CEC देन केओलोनाइट। दिस डायरेक्टली अफेक्ट न्यूट्रिएंट होल्डिंग एंड बफरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल्स। CEC की फुल फॉर्म आप लोग याद रखना, कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी होता है। सॉइल स्ट्रक्चर क्या होता है? इट रेफर्स टू द अरेंजमेंट ऑफ सॉइल पार्टिकल्स इनटू एग्रीगेट्स, क्रम्ब, ब्लॉक्स, प्लेट्स that determine porosity and aeration. It influences root penetration, water movement and microbial activity in the soil. क्या था ये? सॉइल स्ट्रक्चर। बल्क डेंसिटी क्या होता है? इट इज द मास ऑफ ड्राई सॉइल पर यूनिट वॉल्यूम। द मास ऑफ ड्राई सॉइल पर यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड एज बल्क डेंसिटी. It includes pore spaces and indicates soil compaction. Higher bulk density means reduced pore space, poor aeration and restricted root growth. ठीक है, तो ये क्यों होता है? सॉइल कॉम्पैक्शन किस वजह से होता है? हम जब मिट्टी के ऊपर ट्रैक्टर चला रहे हैं, हमारे कैटल्स उस पर चल रहे हैं, हम हैवी मशीनरी उस पर चला रहे हैं, तो उससे जो मिट्टी के पार्टिकल्स है वो दबते रहेंगे। जब दबेंगे तो उनके अंदर के पोर स्पेस कम होने लग जाएगा। पोर स्पेस कम होगा तो हवा उसमें से कम जाएगी, मतलब जो गैसेस एक्सचेंज होगा वो कम हो जाएगा, पानी का एक्सचेंज कम हो जाएगा और रूट ग्रोथ भी रेस्ट्रिक्ट होने लग जाएगी। वाटर इनफिल्ट्रेशन रेट क्या होता है? नाम से पता चल रहा है कि कितना जल्दी वाटर सॉइल सरफेस में एंटर करता है। रिफ्लेक्टिंग सॉइल टेक्सचर एंड स्ट्रक्चर। हाई इनफिल्ट्रेशन प्रिवेंट्स रन ऑफ एंड इरोजन व्हाइल लो इनफिल्ट्रेशन कॉजेज वाटर लॉगिंग एंड सरफेस सीलिंग। मिट्टी अगर जल्दी से पानी को एब्जॉर्ब कर लेगी, पानी ज्यादा जल्दी मिट्टी के अंदर चला जाएगा, तो मतलब मिट्टी अच्छी है। ऐसा नहीं हुआ तो क्या होगा? ऊपर कीचड़ कीचड़ हो जाएगी।
तो ये है हाई फिल्ट्रेशन या लो फिल्ट्रेशन का हमारी पहचान मिट्टी की। आप मिट्टी में पानी डालिए, अगर मिट्टी ने पानी जल्दी सोख लिया मतलब उसमें हाई इनफिल्ट्रेशन है, उसकी बल्क डेंसिटी भी कम है ऐसे केसेस में। और अगर लो इनफिल्ट्रेशन हो रहा है मतलब मिट्टी में ऊपर कीचड़ कीचड़ जम जाएगी। न्यूट्रिएंट रिटेंशन कैपेसिटी क्या होती है? इट रेफर्स टू द सॉइल एबिलिटी टू होल्ड एंड एक्सचेंज एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स। ये सॉइल कितने इजीली एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स को होल्ड कर सकती है, एक्सचेंज कर सकती है, ये हमें पता चलता है न्यूट्रिएंट रिटेंशन कैपेसिटी में। लार्जली गवर्न बाय सीईसी एंड ऑर्गेनिक मैटर। सीईसी और ऑर्गेनिक मैटर ही इसके मेन आइडेंटिफायर्स होते हैं। सॉइल विद हाई क्ले एंड ह्यूमस रिटेन न्यूट्रिएंट्स बेटर एंड रिड्यूस लीचिंग लॉसेस। सॉइल कलर किस चीज पे डिपेंड करता है? ऑर्गेनिक मैटर पे, आयरन ऑक्साइड्स पे और मॉइस्चर लेवल पे। ऑर्गेनिक मैटर, आयरन ऑक्साइड्स और मॉइस्चर लेवल पे सॉइल का कलर डिपेंड करता है, इंडिकेटिंग सॉइल फर्टिलिटी एंड ड्रेनेज। डार्क सॉइल्स आर रिचर इन ह्यूमस while रेड और येलो सॉइल सिग्नल आयरन ऑक्सीडेशन एंड गुड एरेशन। ये हमारे कुछ सॉइल के फीचर्स थे। अगला सवाल देखते हैं हम लोग। अगला सवाल क्या बोलता है? The most suitable conservation measure for high intensity storm in regions with shallow soils on steep slope is। ठीक है, अब हम लोग सॉइल कंजर्वेशन मेजर की बात कर रहे हैं जहां पे बहुत ज्यादा इंटेंसिटी के हमारे स्टॉर्म्स आ रहे हैं और शैलो सॉइल है स्टीप स्लोप्स पे। तो कंटूर फार्मिंग तो यहां पर नहीं होगी, कंटूर ट्रेचिंग भी नहीं होगी। आंसर है इसका बेंच टेरेसिंग। Bench terracing drastically reduces slope length and gradient, controlling erosion in steep terrains। तो steep terrains में हमारे पास steep slope पे हमारी terracing तो हो गई। terracing कौन सी है? bench terracing है। It is ideal for high rainfall zones with shallow soils। कंटूर फार्मिंग की बात करें, इट इन्वॉल्व्स प्लगिंग एंड सोइंग अलोंग कंटूर लाइंस टू स्लो रन ऑफ एंड कंजर्व मॉइस्चर। हमने पढ़ा था कंटूर फार्मिंग में हम लोग सीरियल्स, पल्सेस और ऑयल सीड्स की बात करते हैं। कंटूर फार्मिंग में सीरियल्स लगाते हैं, पल्सेस लगाते हैं और ऑयल सीड्स लगाते हैं। इट इज वाइडली यूज्ड इन रेन फेड एग्रीकल्चर टू रिड्यूस सॉइल इरोजन। इसमें आप लोग ये ध्यान दीजिएगा, मैं जब भी एक्सप्लेनेशन वाले पार्ट पर आता हूँ, जैसे मान लीजिए कंटूर फार्मिंग 2-3 जगह आ गया है, तो मैं बार बार सेम डेफिनेशन नहीं बताऊंगा। कहीं पे मैं उसकी डेफिनेशन के थ्रू कवर करूंगा, कहीं पे उसमें होने वाले क्रॉप्स बताऊंगा, कहीं पर वो कहाँ यूज करते हैं, उसकी क्या एडवांटेज होती है, मैं इस तरह से बताऊंगा। तो ऐसा नहीं कि यहाँ पे भी कंटूर फार्मिंग आ गया तो आप इसको स्किप कर दे, ऐसे स्किप मत करिए। इसमें मैंने एग्जांपल्स दिए कि कंटूर फार्मिंग में हम लोग सीरियल्स लगा रहे हैं, पल्सेस लगा रहे हैं, ऑयल सीड लगा रहे हैं। एग्जाम में ये भी हो सकता है कि कंटूर फार्मिंग में कौन कौन सी चीजें लगाई जाती हैं, इस तरह से भी आ सकता है। ठीक है, बीबीएफ सिस्टम में क्या होता है जिसे हम लोग ब्रॉड बेड एंड फरो कहते हैं। इसके अंदर रेस्ड बेड्स होते हैं फरो के साथ में टू इंप्रूव ड्रेनेज एंड एरेशन इन हैवी ब्लैक सॉइल। तो ब्लैक सॉइल में क्या हम लोग लगा रहे हैं? बीबीएफ सिस्टम का यूज करते हैं। और इसके अंदर कौन से क्रॉप्स होते हैं? सोयाबीन, पिजन पी, कॉटन और सॉरगम। इट मिनिमाइजेज वाटर लॉगिंग एंड एनहेंसेस रूट ग्रोथ ड्यूरिंग मॉनसून। किसके थ्रू? ब्रॉड बेड एंड फरो सिस्टम के थ्रू। बेंच टेरेसिंग के अंदर क्या होता है? ये स्टीप स्लोप्स को लेवल स्टेप्स में कन्वर्ट करता है टू रिड्यूस रन ऑफ एंड सॉइल लॉस। इट सपोर्ट्स राइस, वेजिटेबल्स, टी एंड हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स इन हिली रीजन। इट इज वाइडली यूज्ड इन हिमालयाज एंड नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स। कंटूर ट्रेंचिंग के अंदर क्या होता है? इसके अंदर डिगिंग करते हैं शैलो ट्रेंचेस अलोंग द कंटूर लाइंस। कंटूर फार्मिंग के अंदर हम लोग क्या करते हैं? प्लगिंग कर रहे हैं। ट्रेंचिंग के अंदर हम लोग डिगिंग कर रहे हैं टू कैप्चर रन ऑफ एंड प्रमोट ग्राउंड वाटर रिचार्ज। It supports tree plantation, agroforestry species and grasses commonly used in degraded uplands and afforestation areas। स्ट्रिप क्रॉपिंग की हम लोग बात करते हैं तो ऑल्टरनेट स्ट्रिप में हम लोग क्रॉप्स लगाते हैं अक्रॉस द स्लोप। जब ये लगाएंगे तो क्या होगा? जो विंड और वाटर का फ्लो होगा वो ब्रेक हो जाएगा। सुटेबल फॉर क्रॉप कॉम्बिनेशन लाइक मेज के साथ कॉफी लगाएंगे, सॉर्गम के साथ ग्राउंडनट लगाएंगे, मिलेट के साथ पल्सेस लगाएंगे। ये हाईली इफेक्टिव होता है ड्राईलैंड रीजन फॉर इरोजन कंट्रोल। बिलीव ये पांचों पॉइंट समझ आए होंगे। पीडीएफ मैं इसकी टेलीग्राम चैनल में शेयर कर दूंगा, आप लोग एक बार देख लीजिएगा। अब हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब द के फैक्टर इन द यूनिवर्सल सॉइल लॉस इक्वेशन। तो यूएसएलई के अंदर हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा था? हम लोगों ने सबसे पहले पढ़ा था कि रेनफॉल वाली चीज थी इसके अंदर, है ना। हम लोगों ने ए का फॉर्मूला पढ़ा था ना, रेनफॉल मतलब आर मल्टीप्लाई बाई जो सॉइल का इरोजन फैक्टर तक के मल्टीप्लाई बाई जो हमारे पास उसके अंदर कितना हमारा जो क्रॉपिंग पैटर्न का था या फिर उसको प्रोटेक्शन का था, कंजर्वेशन का, सी और पी था, और एल एस था कि उसका लेंथ कितना है, स्लोप का स्लोप कितना है। ये हम लोगों ने पढ़ा था यूएस अली के अंदर। तो के फैक्टर इसके अंदर क्या बताता है? सॉइल इरोडेबिलिटी फैक्टर। आंसर इज बी।
के फैक्टर क्वांटिफाइज इंट्रिंसिक ससेप्टिबिलिटी ऑफ सॉइल टू इरोजन बेस्ड ऑन टेक्सचर। हमने पढ़ा था ना, ए इज इक्वल्स टू आर इंटू के इंटू बीच में एक टर्म थी एल एस वाली इंटू सी इंटू पी। तो उसी फॉर्मूले में के क्या बता रहा था, हमने पीछे ही ढंग से समझ लिया था, सॉइल इरोडेबिलिटी फैक्टर। यूएसएलई फैक्टर्स थे ए इक्वल्स टू आर इंटू के इंटू एल एस इंटू सी इंटू पी। रेनफॉल इरोजिविटी फैक्टर क्या बता रहा था, इम्पैक्ट ऑफ द रेनफॉल इंटेंसिटी एंड एनर्जी इन कॉजिंग सॉइल डिटैचमेंट। हायर आर वैल्यूज इंडिकेट ग्रेटर इरोजन पोटेंशियल ड्यू टू हैवी और फ्रीक्वेंट स्टॉर्म्स। जितना ज्यादा आर होगा उतना ज्यादा इरोजन होने के चांसेस ज्यादा रहेंगे। सॉइल इरोडिबिलिटी फैक्टर बताता है ससेप्टिबिलिटी ऑफ सॉइल टू इरोजन, डिपेंड करता है टेक्सचर, स्ट्रक्चर, ऑर्गेनिक मैटर और परमेबिलिटी पर। सैंडी सॉइल्स में लो के होता है और सिल्ट रिच सॉइल में हाई इरोडिबिलिटी होती है। सिल्ट एज जिसमें रेत ज्यादा हो जाती है, जो वो धूल वाली सॉइल होती है। एलएस हमारा बताता है स्लोप लेंथ और स्टीपनेस फैक्टर, लेंथ ऑफ द स्लोप एंड डिग्री ऑफ स्टीपनेस दोनों को कंबाइन करते हैं, ये टोपोग्राफिकल इन्फ्लुएंस बताता है। लॉन्गर और स्टीपर स्लोप्स में इरोजन रिस्क ज्यादा होता है। सी होता है कवर एंड मैनेजमेंट फैक्टर, रिप्रेजेंट्स इफेक्ट ऑफ वेजिटेशन, क्रॉप कवर एंड मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस ऑन इरोजन रिडक्शन। जितना ज्यादा डेंस कवर होगा रेजिड्यू, ठीक है, रेजिड्यूज रिड्यूस होंगे सी वैल्यूज के। डेंस कवर एंड रेजिड्यूज रिड्यूस सी वैल्यू लोअरिंग सॉइल लॉस। तो सी की वैल्यू जितनी ज्यादा होगी उतना ही सॉइल लॉस कम होने लग जाएगा। पी होता है सपोर्ट प्रैक्टिस फैक्टर, इट शोज इंपैक्ट ऑफ द कंजर्वेशन प्रैक्टिस, जैसे कंटूरिंग करी, बंडिंग करी, स्ट्रिप क्रॉपिंग करी, टेरेसिंग करी। इफेक्टिव प्रैक्टिसेस रिड्यूसिंग रन ऑफ एंड लोअर पी वैल्यूज। तो जितना कम सी और पी होगा उतना ही कम ए आएगा। क्लियर हुआ? आई बिलीव यूएसएलई फैक्टर पे अगर आपको एक शॉर्ट नोट भी लिखने को आ जाए 5 से 8 मार्क्स का, तो अब आप लोग लिख सकते हैं कुछ एग्जांपल्स देकर। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या है, सॉल्ट अफेक्टेड सॉइल शोज हाई एक्सचेंजेबल सोडियम परसेंटेज, ईएसपी हमने पीछे फुल फॉर्म बोली थी, बट लो सॉल्युबल सॉल्ट्स आर क्लासिफाइड एज। तो ऐसी सॉइल्स को हम लोग क्या बोलेंगे जिसमें ईएसपी तो ज्यादा है, सॉल्युबल सॉल्ट्स कम है? आंसर विल बी सोडिक सॉइल्स। हमने पीछे पढ़ा था कि उन्हें सोडिक सॉइल्स बोलते हैं। सोडिक सॉइल्स का ईएसपी 15% से ज्यादा होता है, कॉजिंग डिस्पर्जन एंड पुअर परमेबिलिटी बट लो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। दे रिक्वायर जिप्सम फॉर रिक्लेमिनेशन, नॉट लीचिंग अलोन। इसमें हम लोग देखते हैं सेलिन सॉइल्स अगर होता है जिसमें हाई ईसी होता है, लो ईएसपी होता है, कहाँ होती है ये? कोस्टल गुजरात, राजस्थान कैनाल कमांड में, सुंदरबंस में। इसके अंदर क्या ग्रो करते हैं? बार्ले, शुगर बीट, कोकोनट। और यहाँ पे क्या होगा? एंड फ्रॉम वेयर सॉल्ट्स एक्यूमुलेट ड्यू टू पुअर ड्रेनेज और सी वाटर इंट्रूजन। सॉल्ट्स इसके अंदर आते हैं क्योंकि या तो ड्रेनेज पुअर है या फिर सी वाटर आ जाता है। तो कोस्टल गुजरात का रीजन है, राजस्थान में तो इट्सेल्फ सॉल्ट वाली लेक्स हैं, या फिर सुंदरबंस का एरिया है, इसमें बार्ले होगा, शुगर बीट होगा, कोकोनट होगा, ये इसके क्रॉप्स भी हैं। और होता क्यों है? क्योंकि पुअर ड्रेनेज या सी वाटर इंट्रूजन है। तो यहाँ पे हमने 3 चीजें पढ़ी। पहला, ये किस रीजन में हो रहा है, दूसरा क्या क्रॉप्स हो रहे हैं, तीसरा इसका रीजन क्या है होने का। सोडिक सॉइल्स की बात करें तो सोडिक सॉइल्स में हाई ईएसपी होता है, पुअर स्ट्रक्चर होता है। कहां पर है ये? यूपी, हरियाणा, पंजाब और वेस्टर्न इंडिया में। क्रॉप्स कौन से होते हैं? राइस, बार्ले, ग्रासेस, एंड डेवलप अंडर लॉन्ग टर्म सोडिसिटी और एल्कलाइन इरिगेशन। तो सोडिक सॉइल्स क्यों बनती हैं? क्योंकि एल्कलाइन इरिगेशन हो रहा है या फिर लॉन्ग टर्म ये सोडिसिटी है इसके अंदर। इनकी हाई ईएसपी होता है, पुअर स्ट्रक्चर होता है। कौन से एरियाज में है? यूपी, हरियाणा, पंजाब, वेस्टर्न इंडिया। और सपोर्ट करेंगे क्रॉप्स को जैसे राइस, बार्ले, ग्रासेस। सेलिन सोडिक सॉइल्स के अंदर क्या होता है, ये कहां पर होंगी? सेमी एरिड ट्रैक्ट्स होंगे राजस्थान, गुजरात और डेक्कन रीजन के, और क्रॉप्स होंगे जैसे कॉटन, सोरगम और व्हीट व्हेन रिक्लेम्ड एंड रिजल्ट फ्रॉम कंबाइंड सॉल्ट एक्यूमुलेशन एंड हाई सोडियम। सॉल्ट एक्यूमुलेशन भी इसके अंदर होगा और हाई सोडियम भी इसके अंदर होगा सेलाइन सोडिक सॉइल्स के अंदर। एल्कली सॉइल्स के अंदर हम बात करें तो हाई पीएच होता है, बाइकार्बोनेट्स और कार्बोनेट्स होते हैं। कहां पर है? जो गैंजेटिक प्लेन्स है हरियाणा, पंजाब के। इट सूट टॉलरेंट क्रॉप्स लाइक राइस, बेरसीम एंड बार्ले। और क्यों होता है ये? फ्रॉम एक्सेसिव सोडियम कार्बोनेट एंड इनसफिशिएंट लीचिंग। तो एल्कली सॉइल्स में लीचिंग नहीं हो पाती है प्रॉपरली। जिप्सीफेरस सॉइल्स की क्या बात करें, इसमें क्या होता है? इसमें नेचुरल जिप्सम ज्यादा होता है, राजस्थान में, पार्ट्स ऑफ पंजाब में और एरिड जोन में ज्यादा है। क्रॉप्स इसमें होते हैं मिलेट्स, ग्वार और ग्राम, and they form under low rainfall where gypsum accumulates in the profile। तो राजस्थान, पार्ट्स ऑफ पंजाब और एरिड जोन जहां पे बारिश ही कम होती है, तो वहां पर जिप्सम एक्यूमुलेट होने लग जाता है सॉइल प्रोफाइल के अंदर, तो वो जिप्सीफेरस सॉइल्स हो जाते हैं। क्लियर हुआ होगा?
अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, which of the following irrigation efficiencies refer to the ratio of water stored in the root zone to the water delivered to the field? तो इरिगेशन एफिशिएंसीज होती हैं कुछ कुछ, उनकी हम लोग डेफिनेशंस भी पढ़ेंगे, ठीक है। तो किसके अंदर है कि वो रेशियो ऑफ द वाटर स्टोर्ड इन द रूट जोन टू द वाटर डिलीवर्ड टू द फील्ड हम लोग किसके अंदर यूज करते हैं? कन्वेंस एफिशिएंसी, वाटर यूज, एप्लीकेशन, डिस्ट्रीब्यूशन या स्टोरेज एफिशिएंसी? आंसर इज एप्लीकेशन एफिशिएंसी. Application efficiency measures how effectively delivered water enters the root zone. Low efficiency indicate losses through runoff or evaporation. तो मिट्टी के लिए हम डायरेक्टली ये भी बात करते हैं कि हमने वहां पे पानी डाला, मान लीजिए एग्जाम में कुछ इस तरह से आता है कि फार्मर मिट्टी में पानी डाल रहा है, अपने खेत में पानी डाल रहा है, बट उसमें रन ऑफ या एवोपोरेशन हो रहा है, तो इससे इरिगेशन की कौन सी एफिशिएंसी वीक पता चलती है? आंसर इज एप्लीकेशन एफिशिएंसी. कन्वेंस एफिशिएंसी क्या होती है? इट मेजर्स द रेशियो ऑफ वाटर रीचिंग टू द फील्ड टू द वाटर रिलीज एट द सोर्स. ठीक है, सोर्स से कितना पानी आया है और फील्ड पे कितना पानी पहुंच रहा है, तो ये हो गया कन्वेंस एफिशिएंसी. जैसे कैनाल्स हो गए, पाइपलाइंस हो गए, उनके अंदर वाटर लॉसेस होते हैं, है ना. इट इज अप्लाइड इन इरिगेशन सिस्टम टू असेस सीपेज एंड लीकेज लॉसेस एंड गाइड कैनाल लाइनिंग और पाइप कन्वेंस इंप्रूवमेंट्स. वाटर यूज एफिशिएंसी अभी हम लोगों ने पढ़ा ही है, सॉरी यार हमने ये नहीं पढ़ा था. वाटर यूज एफिशिएंसी बता रहा है कि क्रॉप यील्ड ऑब्टेन्ड पर यूनिट ऑफ वाटर यूज्ड. पर यूनिट ऑफ वाटर में कितनी क्रॉप की यील्ड आ रही है थ्रू एवापो ट्रांसपिरेशन. पानी हम लोगों ने लगा दिया, फिर पानी उसमें से ट्रांसपिरेशन के थ्रू लॉसेस भी हुए पानी के, तो यील्ड कितना आ रहा है. इट इज अप्लाइड टू एवेल्युएट हाउ इफेक्टिवली क्रॉप्स कन्वर्ट वाटर इनटू बायोमास एंड हेल्प सेलेक्ट वेराइटीज एंड प्रैक्टिसेस सुटेबल फॉर वाटर स्केर्स रीजन. एप्लीकेशन एफिशिएंसी ये भी हम लोगों ने पढ़ा ही था. डिस्ट्रीब्यूशन एफिशिएंसी indicates how uniformly water is distributed across the field during irrigation. कितना अच्छे से हम लोग इरिगेशन में पानी को यूज कर रहे हैं, what is distributed in the field, that explains distribution efficiency. It is applied to detect uneven wetting patterns and improve leveling, irrigation scheduling and system calibration. बाकी हम लोग इरिगेशन वाले चैप्टर में डिटेल में पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ इरिगेशन वगैरह को, किसमें डिस्ट्रीब्यूशन एफिशिएंसी कैसी होती है. स्टोरेज एफिशिएंसी बताता है मेजर्स द फ्रैक्शन ऑफ इरिगेशन वाटर रिटेन इन द रूट जोन रिलेटेड टू द पोटेंशियल स्टोरेज कैपेसिटी नीडेड बाय द क्रॉप. तो रूट जोन में कितना पानी है और कितनी स्टोरेज कैपेसिटी उस क्रॉप को जरूरत है, वो हमें पता चलती है स्टोरेज एफिशिएंसी से. क्लियर हुआ होगा. अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं. अगला है हमारा मिनरल इलाइट इज कैरेक्टराइज्ड बाय. तो एक मिनरल इलाइट होता है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स इसके अंदर हमसे पूछी गई है, उसे हम लोग कैसे कैरेक्टराइज करते हैं. तो आंसर विल बी मॉडरेट CEC विद पोटेशियम फिक्सेशन टेंडेंसी. Illite has moderate CEC and tightly bound potassium ion in its interlayers, making it prone to potassium fixation. It behaves between Montmorillonite and kaolinite in activity. Montmorillonite, okay, Montmorillonite और kaolinite in activity. हाँ, तो इलाइट क्या है? इलाइट एक मॉडरेट एक्टिविटी क्ले मिनरल है. इसमें 2:1 लेयर स्ट्रक्चर होता है दैट होल्ड्स पोटेशियम टाइटली इन इट्स इंटरलेयर्स गिविंग इट्स मीडियम CEC. इट शोज लिमिटेड श्रिंक सॉइल कैपेसिटी. वो तो हमारा हो ही गया कि लिमिटेड श्रिंक सॉइल कैपेसिटी है, बहुत ज्यादा होती तो ब्लैक सॉइल ही बन जाता. लिमिटेड श्रिंक सॉइल कैपेसिटी है एंड कॉन्ट्रीब्यूट्स टू पोटेशियम फिक्सेशन. क्यों? क्योंकि इसके अंदर पोटेशियम आयन है इन सॉइल स्पेशली इन टेम्परेट एंड सेमी एरिड रीजन. कुछ मेजर न्यूट्रिएंट्स के बारे में जानते हैं प्लांट्स के लिए. मेजर न्यूट्रिएंट्स क्या क्या है? नाइट्रोजन होता है एक मेजर न्यूट्रिएंट. अगर नाइट्रोजन की डेफिशिएंसी होती है तो क्लोरोसिस होने लगता है. क्लोरोसिस का मतलब है कि जो पुरानी लीव्स हैं वो पीली पड़ने लगती हैं और स्टंटेड ग्रोथ होती है. फास्फोरस की बात करें तो फास्फोरस की डेफिशिएंसी से पर्पलिंग ऑफ लीव्स होने लगती है, पुअर रूट ग्रोथ होती है और डिलेड मैच्योरिटी होती है. ये एडिशनली एक मैंने टॉपिक ले लिया मेजर न्यूट्रिएंट्स बताने के लिए. नाइट्रोजन होता है, फास्फोरस होता है, पोटेशियम होता है, कैल्शियम होता है, मैग्नीशियम होता है और सल्फर होता है. 6 मेजर न्यूट्रिशन हैं हमारे मेजर न्यूट्रिएंट्स: नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम और सल्फर. अगर नाइट्रोजन की डेफिशिएंसी है तो उस केस में क्या होगा? उस केस में क्लोरोसिस नाम की बीमारी होती है, पत्तियां पीली पड़ने लगती हैं. एग्जाम में इस तरह से भी क्वेश्चन आ सकता है मेंस में कि एक फार्मर ने देखा कि उसके क्रॉप्स हो रहे हैं बट उसके क्रॉप्स की जो पुरानी पत्तियां हैं वो पीले रंग की पड़ने लग गई हैं. अब
फार्मर के पास 5 तरह के ऑप्शन है कि वो कौन सा फर्टिलाइजर लगाए। जैसे उसके पास यूए, उसके बाद डीएपी है, यूरिया है, या फिर कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइजर है, कोई और फर्टिलाइजर है, कोई सिंगल सुपर फर्टिलाइजर है। तो अब आप बताओ कि फार्मर इसमें से क्या लगाएगा। सीधी सीधी बात है, पत्तियां पीली पड़ रही हैं तो बीमारी का नाम क्लोरोसिस है, और उसका नाइट्रोजन डेफिशिएंसी वो यूरिया लगाएगा। या फिर ये भी पूछ सकता है कि उसने यूरिया लगा के ठीक कर दिया, आप बताओ कौन सी बीमारी थी पत्ते को। इस तरह से कहानी की तरह भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। फास्फोरस डेफिशिएंसी में पर्पलिंग ऑफ लीव्स होती है, रूट ग्रोथ पुअर होने लगती है। पोटेशियम की अगर डेफिशिएंसी होती है तो स्कॉर्चिंग और बर्निंग ऑफ लीफ मार्जिन होता है, वीक स्टेम्स और लॉजिंग होते हैं। कैल्शियम की डेफिशिएंसी से टिप बर्न होने लगती है, ब्लॉसम एंड रॉट इन टोमेटो, पुअर रूट फॉर्मेशन। मैग्नीशियम डेफिशिएंसी से इंटरवीनल क्लोरोसिस होने लगता है पुरानी पत्तियों के अंदर, और लीव्स कर्ल होने लगती हैं। सल्फर डेफिशिएंसी से यूनिफॉर्म येलोइंग ऑफ यंगर लीव, थिन एंड वीक स्टेम्स। तो नाइट्रोजन और सल्फर, आप देखिए नाइट्रोजन पुरानी पत्तियों को पीला कर रहा है और सल्फर नई पत्तियों को पीला कर रहा है। तो आप ऐसे देखकर भी बता सकते हैं, अगर आप चलते फिरते अपने घर में आपने पौधे लगा रखे हैं, पेड़ पौधे लगा रखे हैं, आप उनकी पत्तियों को देख के एक बार आइडेंटिफाई करने की कोशिश करिए कि कौन सी बीमारी हो रही है या कौन सी डेफिशिएंसी है। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। वाटरशेड मैनेजमेंट चेक में चेक डैम्स का क्या काम होता है। चेक डैम्स क्या करते हैं वाटरशेड मैनेजमेंट में? रिड्यूस पीक रन ऑफ एंड प्रमोट ग्राउंड वाटर रिचार्ज। वाटरशेड मैनेजमेंट में चेक डैम्स का काम होता है पीक रन ऑफ को रोकना और ग्राउंड वाटर रिचार्ज को बढ़ाना। वाटरशेड्स की बात करें अगर हम लोग, तो वाटरशेड तो हम लोगों ने पढ़ा था पीछे। वाटरशेड मैनेजमेंट में हम लोग क्या करते हैं, ठीक है, हमारा काम क्या था कि इंक्लूसिवली प्रोडक्टिविटी बढ़ाते हैं हम लोग, वाटर को रिटेन करा के रखते हैं, ग्राउंड वाटर रिचार्ज बढ़ाते हैं, सॉइल इरोजन को रोकने की कोशिश करते हैं, जो रेन वाटर का रन ऑफ होता है उसे रोकने की कोशिश करते हैं। तो वाटरशेड्स के टाइप देखते हैं बेस्ड ऑन साइज। माइक्रो वाटरशेड होता है, माइक्रो वाटरशेड होता है 100 से 1000 हेक्टेयर का। विलेज लेवल प्लानिंग होती है, इसमें कंटूर बंडिंग होती है, ट्रेंचेस होते हैं। यह था हमारा माइक्रो वाटरशेड। मिली वाटरशेड होता है जो कि 1000 से 10,000 हेक्टेयर तक के होते हैं। इसमें क्लस्टर ऑफ विलेजेस होंगे, चेक डैम्स होंगे, नाले बनाए जाएंगे, नालियां बनाई जाती हैं इसमें। सब वाटरशेड होते हैं 10,000 से 5,000 हेक्टेयर के। लार्ज हाइड्रोलॉजिकल यूनिट्स होती हैं, परकोलेशन टैंक्स लगाए जाते हैं और गली कंट्रोल की जाती है इसके अंदर। मैक्रो वाटरशेड, मैक्रो वाटरशेड 50,000 हेक्टेयर से ज्यादा के होते हैं, रिवर बेसिन लेवल पर होता है। मेजर वाटर कंजर्वेशन और ड्रेनेज वर्क इसके अंदर किए जाते हैं। फिर इसके अलावा वाटरशेड को हम लोग टाइप ऑफ ट्रीटमेंट्स में भी हम लोग देखते हैं। दो तरह के हम लोग देखेंगे, एक इसमें एरिया ट्रीटमेंट होगा जो कि अपलैंड मेजर्स कहा जाता है। इसमें कंटूर बंडिंग, कंटूर ट्रेंचेस, एफॉरेस्टेशन, वेजिटेटिव बैरियर्स होते हैं। एम क्या होता है? रिड्यूसिंग सॉइल इरोजन और स्लोप्स। दूसरा होता है ड्रेनेज लाइन ट्रीटमेंट, ये हमारे लो लैंड मेजर्स होते हैं। इसके अंदर चेक डैम्स बनेंगे, गेबियन स्ट्रक्चर्स बनेंगे, नाला बंड्स बनेंगे, पर्कुलेशन पॉन्ड बनेंगे। एम क्या है? स्लो रन ऑफ एंड एनहेंसिंग ग्राउंड वाटर रिचार्ज। तो ड्रेनेज की हम लोग जब बात करते हैं, ड्रेनेज लाइन ट्रीटमेंट अगर होगा वाटरशेड में, उसको हम लोग लो लैंड मेजर्स बोलेंगे। ठीक है, लो लैंड एज इन कि ये बहुत ज्यादा हिली या टेरेस उसमें नहीं है। एरिया ट्रीटमेंट वाले अपलैंड मेजर्स जो है, वहां पे हम लोग एफोरेस्टेशन करेंगे, कंटूर्स बनाएंगे, वहां पे स्लोप पे सॉइल इरोजन रोकना काम है। ड्रेनेज वाले केस में जो रेन वाटर का रन ऑफ है वो रोक के ग्राउंड वाटर रिचार्ज करना एम होता है। तो ये थे हमारे टाइप ऑफ वाटरशेड। अगला सवाल देखते हैं। द प्रोसेस वेयर सॉइल पार्टिकल डिटैच ड्यू टू रेन ड्रॉप इंपैक्ट बिफोर बीइंग ट्रांसपोर्टेड बाय रन ऑफ, इसे हम लोग क्या कहते हैं? ये हम लोगों ने पीछे पढ़ा भी था। इसको हम लोगों ने स्प्लैश इरोजन नाम दिया था, आप लोग याद करिए। हमने पीछे जब रिल इरोजन, गली इरोजन पढ़ा था, शीट इरोजन पढ़ा था, वहां पे स्प्लैश इरोजन वाली टर्म हमने पढ़ी थी। आंसर विल बी ऑप्शन बी, स्प्लैश इरोजन। अब देखते हैं इन पांचों ऑप्शंस के बारे में, इनमें क्या क्या है। शीट इरोजन के अंदर क्या होता है? यूनिफॉर्म रिमूवल होता है थिन लेयर का टॉप सेल का। इट इज कंट्रोल बाय अडॉप्टिंग कॉन्टूर फार्मिंग, वेजिटेटिव कवर एंड कॉन्टूर बंडिंग। इस स्लाइड के अंदर मैंने इनकी डेफिनेशन के साथ साथ इनके कंट्रोल मेजर्स क्या हैं वो बताए हैं। तो शीट इरोजन में क्या हो रहा है? यूनिफॉर्म रिमूवल हुआ थिन लेयर का टॉप सॉइल का, ठीक है, सॉइल फर्टिलिटी कम होगी। कंट्रोल कैसे करेंगे? कंटूर फार्मिंग, वेजिटेटिव कवर और कंटूर बंडिंग के थ्रू। स्प्लैश इरोजन में क्या होता है? हम लोग ने डेफिनेशन पता है। इट इज कंट्रोल्ड बाय मल्चिंग क्रॉप रेसिड्यू कवर एंड मेंटेनिंग कैनोपी कवर। कैनोपी कवर बनाएंगे, मल्चिंग क्रॉप, मल्चिंग करेंगे, क्रॉप रेसिड्यू कवर बनाएंगे, ताकि जो बारिश की बूंदें गिर रही हैं वो डायरेक्ट मिट्टी को नुकसान ना पहुंचा पाए। इट इज द डिटैचमेंट ऑफ स्कैटरिंग ऑफ सॉइल पार्टिकल्स बाय रेन ड्रॉप इंपैक्ट।
which break soil aggregates and initiate surface erosion. रिल इरोजन के अंदर हम लोगों ने बात करी थी कि स्मॉल चैनल बन जाते हैं सॉइल सरफेस पर, है ना, जैसे ही रन ऑफ कॉन्सेंट्रेट होने लगता है, अर्ली स्टेज ऑफ चैनल इरोजन होता है. इट इज कंट्रोल्ड बाय कंटूर टिलेज, ग्रेडेड बंडिंग एंड टाइमली फील्ड लेवलिंग. तो रिल इरोजन के लिए ग्रेडेड बंडिंग यूज किया जाता है, कंटूर टिलेज यूज किया जाता है और टाइमली फील्ड लेवलिंग की जाती है. स्ट्रीम बैंक इरोजन की बात करें तो इसके अंदर रिमूवल ऑफ द सॉइल अलोंग रिवर और स्ट्रीम बैंक ड्यू टू फ्लोइंग वाटर. ठीक है, ये स्ट्रीम बैंक इरोजन है, फ्लोइंग वाटर की वजह से, रिवर के आसपास की वजह से ये होता है. ठीक है, इसे कैसे कंट्रोल करते हैं? बाय वेजिटेटिव बैरियर्स, गेबियन स्ट्रक्चर्स, रिप रैप एंड बैंक स्टेबलाइजेशन मेजर्स. तो रिवर के बैंक्स बनाए जाते हैं ताकि हैवी रेनफॉल के टाइम पे या पानी बढ़ने के टाइम पे अगर वो नदियों का पानी खेतों में घुस आएगा तो वो वहां पे स्ट्रीम बैंक इरोजन करेगा. मास वेस्टिंग की हम लोगों ने बात करी थी, जहां पे लैंडस्लाइड प्रोन एरियाज में ज्यादा होता है, ये ग्रेविटी की वजह से होता है ना. इट इज कंट्रोल्ड बाय टेरेसिंग, रिटेनिंग वॉल्स, प्रॉपर ड्रेनेज एंड स्लोप स्टेबलाइजेशन. तो ये मास वेस्टिंग को रोकने के तरीके होते हैं. आई बिलीव आपको ये इरोजन्स की डेफिनेशंस और इन्हें कैसे रोका जाता है, ये कहां पर होते हैं, किन कंडीशंस में होते हैं, आपको ये समझ आया होगा. अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं. फार्मर अप्लाइज जिप्सम. मैं इस तरह के क्वेश्चन को आपसे कब से बोल रहा था कि इस तरह से वो घुमा फिरा के भी सवाल पूछता है. फार्मर अप्लाइज जिप्सम टू एमेलियोरेट सोडिक सॉइल. की केमिकल रिएक्शन दैट इंप्रूव सॉइल स्ट्रक्चर इज द रिप्लेसमेंट ऑफ. तो जिप्सम उसने क्यों लगाया है, जिप्सम लगाने से क्या होता है? सबसे पहली चीज, जिप्सम के अंदर क्या होता है? कैल्शियम होता है. तो कैल्शियम हटाएगा. अब कैल्शियम किसके अंदर हटा रहा है? सिर्फ ऑप्शन बी के अंदर कैल्शियम यूज कर रहा है. ऑप्शन ए में तो कैल्शियम को हटा रहा है. जिप्सम के अंदर कैल्शियम है ना, तो वो कैल्शियम किसी चीज को हटाएगा. और जब सोडिक सॉइल की बात कर रही हो तो मतलब सोडियम को हटाएगा. तो ऑप्शन बी आंसर आ जाएगा. कैल्शियम फ्रॉम जिप्सम रिप्लेसेस एक्सचेंजेबल सोडियम ऑन सॉइल कोलाइड्स, रिड्यूसिंग ESP. दिस रिस्टोर्स फ्लोक्यूलेशन, परमेबिलिटी एंड एरिएशन. क्लियर है? क्लियर हो गया होगा. जिप्सम हम लोग सोडिक सॉइल्स को बताते हैं क्योंकि कैल्शियम हमारा ESP, मतलब जो हमारा एक्सचेंजेबल सोडियम होता है, उसको रिप्लेस करता है. लाइम हम लोग एसिडिक सॉइल्स को में यूज करते हैं, मैंने बात की थी, है ना. न्यूट्रलाइज हाइड्रोजन एंड एल्यूमिनियम टॉक्सिसिटी टू रेज सॉइल पीएच, इंप्रूविंग न्यूट्रिएंट अवेलेबिलिटी. एलिमेंटल सल्फर हम लोग पीछे बात की थी एल्कलाइन में और कैल्सरस सॉइल में यूज करते हैं. ठीक है, क्यों? क्योंकि सल्फर यूज करते हैं तो सल्फ्यूरिक एसिड बनता है जिससे उसकी एल्कलिनिटी कम होने लगती है. ऑर्गेनिक मैटर हम लोग सैंडी सॉइल में डालते हैं टू एनहेंस वाटर होल्डिंग कैपेसिटी. ऑर्गेनिक मैटर कहां डालेंगे? सैंडी सॉइल में डालेंगे टू एनहेंस वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, न्यूट्रिएंट रिटेंशन एंड माइक्रोबियल एक्टिविटीज. इंप्रूव ड्रेनेज एंड गुड क्वालिटी इरिगेशन, ये हम लोग कहां डालते हैं? सैलिन सॉइल्स में, टू डिसॉल्व एंड लीच एक्सेस सॉल्युबल सॉल्ट्स फ्रॉम द रूट जोन. डोलोमाइट लाइम हम लोग कहां पे डालते हैं? Mg डेफिशिएंट एसिडिक सॉइल में. Mg डेफिशिएंट एसिडिक सॉइल में डोलोमाइट लाइम डाला जाता है बिकॉज इट सप्लाइज कैल्शियम एंड मैग्नीशियम व्हाइल रेजिंग इट्स पीएच. आई बिलीव क्लियर हुआ होगा कहां पे हम लोग क्या यूज करते हैं. अगला सवाल देखते हैं. कंजर्वेशन टिलेज सिस्टम के अंदर रेजिड्यू रिटेंशन ऑन द सॉइल सरफेस प्राइमरी हेल्प्स इन. ठीक है, कंजर्वेशन टिलेज सिस्टम की बात कर रहे हैं, इसके अंदर रेजिड्यू रिटेंशन होता है सॉइल सरफेस पे. तो वो किस चीज में हमें हेल्प करेगा? ये हेल्प करता है मॉडरेटिंग सॉइल टेम्परेचर एंड रिड्यूसिंग एवापोरेशन लॉसेस. सरफेस रेसिड्यूज, क्योंकि हमने यहाँ पे सरफेस की ऑलरेडी बात कर दी ना, रेसिड्यू रिटेंशन ऑन द सॉइल सरफेस. जब सरफेस पे हमने रेसिड्यू बिछा दिया है तो उससे क्या होगा? एवापोरेशन लॉसेस बंद हो जाएंगे. क्यों? क्योंकि सॉइल का डायरेक्ट सनलाइट सॉइल पे नहीं पड़ेगी. सरफेस रेसिड्यूज एज मल्च, लोअरिंग टेम्परेचर फ्लक्चुएशन एंड मिनिमाइजिंग एवापोरेशन. तो ये टिलेज सिस्टम था, कंजर्वेशन टिलेज. अब टाइप्स ऑफ टिलेज सिस्टम देखते हैं हम लोग अगली एक दो स्लाइड्स में. प्राइमरी टिलेज क्या होता है? It involves deep initial soil breaking using implement like mold ball plough or disc plough. It is applied to loosen compact soil, bury weeds, crop residues and prepare rough seed beds. ठीक है, तो ये जो हम लोग हल चलाकर कर रहे हैं प्राइमरी वे में, ये हम लोग वो कर रहे हैं. सेकेंडरी टिलेज के अंदर शैलो फाइनर ऑपरेशंस होते हैं यूजिंग हैरोस, कल्टीवेटर्स एंड प्लैंक्स. It is applied to break clods, level the soil and prepare a fine seed bed after primary tillage. रिड्यूस टिलेज की हम लोग बात करें तो ये क्या करता है? इट मिनिमाइजेस द नंबर एंड इंटेंसिटी ऑफ टिलेज ऑपरेशन. रिड्यूस टिलेज के अंदर नाम से ही पता चल रहा है कि ये
इंटेंसिटी और नंबर ऑफ टिलेज ऑपरेशंस को कम कर रहा है कंपेयर टू कन्वेंशनल मेथड। इट इज अप्लाइड टू सेव एनर्जी, रिड्यूस लेबर, मेंटेन सॉइल स्ट्रक्चर एंड कंजर्व मॉइस्चर। क्लियर है? अब आप लोग चाहें कि मैं सिर्फ हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन करूं, इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेशन करूं, तो वो इसमें ऐसा कुछ समझाने का नहीं है, वो ट्रांसलेशन का तो कोई सेंस नहीं बनता है, क्योंकि अगर आप लोग ट्रांसलेशन के भरोसे रहेंगे तो एग्जाम में डिस्क्रिप्टिव कैसे लिखोगे, इंग्लिश तो करना ही करना पड़ेगा आपको। तो रिड्यूस टिलेज मिनिमाइजेस द नंबर एंड इंटेंसिटी ऑफ टिलेज ऑपरेशंस। जीरो टिलेज की बात करें तो नो टिल होता है, हम लोगों ने कल वाले वीडियो में भी देखा था। इट इंप्रूव सोइंग सीड डायरेक्टली इनटू अनडिस्ट्रीब्यूटेड सॉइल विद क्रॉप रेसिड्यूज रिटेन्ड ऑन द सरफेस। इट इज अप्लाइड टू रिड्यूस इरोजन, कंजर्व सॉइल मॉइस्चर, लोअर कॉस्ट एंड अलाउ अर्ली सोइंग। जैसे राइस के बाद ही हम लोगों ने फौरन वीट लगा दिया, जैसे ही हमारी राइस की क्रॉप हुई पूरी, हम लोगों ने वीट लगा दिया। ठीक है, तो इससे इरोजन बचेगा, सॉइल मॉइस्चर को हम लोग कंजर्व कर लेंगे, इनफैक्ट उसी को ही यूज कर लेंगे, लोअर कॉस्ट रहेगी और अलाउ अर्ली सोइंग। ये था जीरो टिलेज के अंदर। मिनिमम टिलेज के अंदर क्या होता है? यूज ओनली एसेंशियल टिलेज ऑपरेशन नीडेड फॉर क्रॉप एस्टेब्लिशमेंट। इट इज अप्लाइड टू रिड्यूस सॉइल डिस्टर्बेंस, प्रिजर्व ऑर्गेनिक मैटर एंड कट फ्यूल एंड लेबर कॉस्ट। ये था हमारा मिनिमम टिलेज, जो सिर्फ एसेंशियल टिलेज ऑपरेशन यूज करता है। क्यों करते हैं? क्योंकि इससे हम लोग सॉइल डिस्टर्बेंस रिड्यूस कर लेते हैं, ऑर्गेनिक मैटर को प्रिजर्व करते हैं, फ्यूल को कट करते हैं और लेबर कॉस्ट को कट करते हैं। स्ट्रिप टिलेज होता है। स्ट्रिप टिलेज के अंदर हम लोग क्या करते हैं? ओनली नैरो स्ट्रिप्स वेयर सीड्स विल बी प्लांटेड। पतली पतली स्ट्रिप्स लगा दी, वहीं पे हम लोग सीड प्लांट करेंगे, लीविंग रेस्ट ऑफ द सॉइल अनडिस्टर्ब्ड। इट इज अप्लाइड टू कंबाइन बेनिफिट्स ऑफ नो टिल एंड कन्वेंशनल टिलेज। तो नो टिलेज और कन्वेंशनल टिलेज दोनों को हम लोग कंबाइन करके एडवांटेज किस में लेते हैं? स्ट्रिप टिलेज के अंदर। क्या होगा? सॉइल की मॉइस्चर रिटेंशन बढ़ेगा और इरोजन कम हो जाएगा। रोटरी टिलेज के अंदर क्या होता है? इसमें रोटरी टिलर्स यूज करते हैं या फिर रोटोवेटर्स यूज करते हैं सॉइल को पल्वराइज करने के लिए इनटू फाइन टिल्थ इन अ सिंगल पास। It is applied to quick seed bed preparation, especially in vegetable and small scale farming. तो रोटरी टिलेज की खास बात यह है कि यह आपके स्मॉल स्केल फार्मिंग के अंदर यूज होती है। डीप टिलेज की बात करें तो इसके अंदर सबसॉइलिंग होती है, यह हार्ड पैंस और कॉम्पैक्ट लेयर को ब्रेक करती है। इसके अंदर एक सबसॉइलर यूज किए जाते हैं या फिर चिजल प्लो यूज किया जाता है जो मिट्टी के अंदर जाता है। इट इज अप्लाइड टू इंप्रूव रूट पेनिट्रेशन, ड्रेनेज, एरेशन, स्पेशली इन सॉइल विद प्लो पान्स। ठीक है। मल्च टिलेज क्या करेगा? इट रिटेन्स क्रॉप रेसिड्यूज ऑन द सॉइल सरफेस व्हाइल परफॉर्मिंग शैलो टिलेज बिलो देम। तो क्रॉप रेसिड्यूज तो ऊपर रहेगा बट ये उनके बेनीथ में शैलो टिलेज करेगा। इट इज अप्लाइड टू रिड्यूस एवोपोरेशन, प्रिवेंट इरोजन एंड एनहेंस सॉइल बायोलॉजिकल एक्टिविटी। मल्च टिलेज से आप सॉइल बायोलॉजिकल एक्टिविटी को भी एनहेंस कर रहे हो, इरोजन को भी प्रिवेंट कर रहे हो और एवोपोरेशन को भी रिड्यूस कर रहे हो। कंजर्वेशन टिलेज अभी हम लोगों ने पढ़ा ही था। कंजर्वेशन टिलेज के अंदर प्रैक्टिसेस होती है दैट retain at least 30% of crop residues on the soil surface. It is applied to reduce erosion, save energy, increase organic matter and sustain long-term soil health. तो ये थे हमारे वाटर और सॉइल कंजर्वेशन के 20 इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज, जिसके थ्रू मैंने आपको काफी सारे कॉन्सेप्ट्स बताने की कोशिश की है। फीडबैक अगर आप लोग देंगे तो मैं आगे और इम्प्रूव कर पाऊंगा इसको। मुझे कुछ चीज़ें आती हैं तो शायद मैं उसको ज़्यादा जल्दी एक्सप्लेन कर देता हूँ या फिर मैं ज़्यादा टाइम लगा रहा हूँ एक्सप्लेन करने में। ये आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग के थ्रू आप लोग मेरे को बताएंगे, क्योंकि आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो एग्रीकल्चर बैकग्राउंड के नहीं हैं, नाबार्ड के लिए पहली बार एग्रीकल्चर को पढ़ रहे होंगे। तो थोड़ा सा मेरे को फीडबैक देंगे यूट्यूब पर भी या फिर टेलीग्राम चैनल पर भी, मैं इंप्रूव करने की कोशिश करूंगा आप लोगों के लिए। अगर आपको वीडियो और कंटेंट अच्छा लगा तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, मुझे कमेंट करके बताइए आप अगला वीडियो किस टॉपिक पर चाहते हैं। मेरे हिसाब से मैं अगला वीडियो इरिगेशन पर बनाऊंगा, बट आपको कोई और वीडियो भी अगर इंपॉर्टेंट चाहिए तो मैं उस पर भी काम करूंगा। टिल देन स्टे विद मी, थैंक यू वेरी मच।